हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। कैसे हैं सबके सब। परिश्रम बैच में आप सभी का स्वागत है। माय डियर जंग बहादुर, कैसे हैं? जल्दी से रिपोर्ट कर दे भाई, फटाफट जेबी रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए। जल्दी से जेबी रिपोर्टिंग। फिजिक्स की दूसरी क्लास है भाई आज। कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। परिश्रम बैच में पढ़ाई करके 12वीं कक्षा की कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फील आ रही है कि 12वीं में आ गए हैं? हाँ हाँ, फील कर पा रहे हो आप? फीलिंग आनी जरूरी है भाई कि आप एक ऐसी क्लास में आ गए हो। आप एक ऐसी क्लास में आ गए हो जो आपके स्कूल के जीवन की आखिरी क्लास है। यस, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर एकेडमिक करियर बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद कॉलेज वाला करियर स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें इतनी पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है यार, बहुत ज्यादा। मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है ना। उसमें और चीजें बहुत सारी रहेंगी, नेटवर्किंग रहेगी, बातचीत करनी रहेगी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करोगे, अपनी नेटवर्किंग स्किल्स आप डेवलप करोगे, अपने स्किल्स आप डेवलप करोगे, बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स डेवलप होंगे। पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, ठीक है। जब आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे तो, किताब खोलोगे तो, हाँ, किताब खोलने से नंबर आ जाएंगे, पर उससे कुछ जीवन में पालोगे, ये आखिरी बार होने जा रहा है 12वीं में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं लिटरली आपको एक बात बताता हूं, मैं इंजीनियरिंग में था 4 साल भाई साहब। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, सच बोल रहा हूं एकदम ऑनेस्टली, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि जिस दिन मैं क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहा हूं और कुछ समझाया समझ रहा हूं और जाके नोट्स बना रहा हूं और फिर उसके बाद सो जा रहा हूं और अगले दिन फिर रिवाइज कर रहा हूं और क्लास में जा रहा हूं। यह नहीं होता है कॉलेज में। तो सर फिर कॉलेज में क्या होता है? मैं बताता हूं कॉलेज में क्या होता है। कॉलेज में होते हैं बंक, वो भी मास बंक। पूरी पूरी क्लास इकट्ठी मारती है मास बंक, ठीक है। और जो उस मास बंक के दौरान क्लास में दिख गया या चल गया पता कि इसकी अटेंडेंस तो लगी हुई है, उसकी होती है सुताई, कैडी वाली, बढ़िया वाली। हमारी क्लास में एक था, सुशील नाम था उसका, कैडी सुताई करते थे उसकी भाई, क्योंकि अगर वो दिख गया क्लास के अंदर, लड़कियां भी हमारे सपोर्ट में थी, लेकिन वो लौंडा सुशील कतई उसका सू और शील दोनों अलग अलग कर देते थे बेटा, ठीक है ना। भूंडा सुताई होती है उसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई ये चीज के, पढ़ाई आप बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। गलती से भी पढ़ाई मत कर लेना कॉलेज में जाकर के, तो वो टाइम आएगा, समझ रहे हो ना। और एग्जाम का जब टाइम आता है, पढ़ाई सिर्फ तभी होती है, वो भी उससे एक दिन पहले। एक दिन पहले भी बहुत लंबा टाइम बोल रहा हूं, एक रात पहले पढ़ाई होती है। और एक रात पहले कैसे पढ़ाई होती थी वो भी मैं आपको बताता हूं। कॉलेज में 4 लोग बैठ जाते एक के घर पे, जैसे मेरे घर पे मेरे 3 दोस्त आ गए, या एक दोस्त के घर पे 3 दोस्त चले गए, 4 दोस्त होते थे, ग्रुप होता था दोस्तों का, ठीक है ना। अब ग्रुप स्टडी हो रही है जी, तो ग्रुप स्टडी में क्या होता था, एक ने गाने लगा लिए, वो कह रहा है भाई ये वाला गाना नहीं वो वाला गाना लगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर भाई भूख लग रही है, एक काम कर मैगी बना लेते हैं भाई, तो एक मैगी बना रहा है, दूसरा कह रहा है यार चाय मंगा लेते हैं भाई नीचे से। मैं कहा भाई तू बना दे चाय, कह नहीं भाई मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा ठीक है, नीचे से चाय मंगा ली, फिर नीचे एक भैया थे वो चाय वाले एकदम टपरी वाले, वहां से चाय मंगा ली। तो इस तरीके से हमारी रात जो थी वो पूरी की पूरी निकल जाया करती थी, ठीक है। और हम लोग चैप्टर बांट लिया करते थे कि भाई देख 8 चैप्टर हैं, तो 2 तू कर ले, 2 तू कर ले, 2 तू 2 तू, ऐसे चार लोगों ने 2-2 चैप्टर बांट लिए, ठीक। उसके बाद हम सब एक टाइम डिसाइड करते थे कि भाई इस टाइम पर टॉयलेट में मिल जाना है। ठीक है, तो चारों अलग अलग क्लासों में मान लो हैं, अगर अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से क्लासेस डिवाइड होती थी अपनी एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो एकदम 11:25 पर उठेंगे 4 लड़के, मैडम से मांगेंगे मैडम जी जाएं क्या, कोई रोक थोड़ी सकता है ना। तो जाएंगे, 2-3 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं है कॉलेज के अंदर, 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, उन 5 या 6 क्वेश्चनों का एकदम सार समरी से ही पूछ लेते थे एक दूसरे से, भाई इसमें क्या लिखना है, अच्छा इसमें लिखना, इसमें क्या लिखना, अच्छा इसमें, हाँ इसमें ये लिख दियो, ये लिख दियो, ये लिख दियो, ये लिख दियो, ठीक है ना। बस इतना पता चलता, वर्ड, सिर्फ वर्ड पता चलता है, और पूरा टैलेंट अंदर का निकल करके आता है राइटर का। तो कॉलेज में जाकर के, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं, कॉलेज में जाकर के हर बच्चा अपने आप में एक राइटर बन जाता है, कवि बन जाओगे, कवि हैं। बड़े बड़े पैसेज, बड़े बड़े ऐसे लिखने चालू कर दोगे तुम। आज तुम्हारा पेन नहीं उठता होगा नोट्स बनाने के लिए, आज तुम्हें समझ नहीं आता कि दूसरे के बाद तीसरी लाइन क्या लिखें, लेकिन कॉलेज में जाके लिटरली आप कहानियां लिखोगे। मेरा दोस्तों आईपीएल की कमेंट्री लिख के आया था, आरसीबी और एमआई का मैच था, मुंबई इंडियंस का, वो लिख के आ गया और वो चेक हो गया, नंबर भी मिल गए। तो आप ये सोचो कि मैं ये बातें आपको हंसाने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि कॉलेजों में ऐसे ही पढ़ाई होती है। ना कोई आपसे वहां पर पढ़ने के लिए बोलेगा, ना आपकी कोई मार्क्स पूछेगा,
ना ही घर वाले बोलेंगे, सही बता रहा हूं, अभी तो घर वालों का प्रेशर फील होता है ना कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो देख पढ़ रहा है, वो देख पढ़ रहा है, उसका लड़का पढ़ रहा है, इसका लड़का पढ़ रहा है, उसकी लड़की देख वहां चली गई। अभी सुनने को मिलता है ना, कुछ नहीं सुनने को मिलेगा कॉलेज में। ना ही आपका दोस्तों का ग्रुप ऐसा होगा जो आपको पढ़ने के लिए कभी मोटिवेट करेंगे, वो तो आज भी नहीं होगा ऐसा कोई ग्रुप, वो तब भी नहीं होगा, वो तो और भैड़ा ग्रुप हो जाएगा कॉलेज में जाकर के। तो बात समझ रहे हो, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा ही होता है, मैं अपनी ही कहानी सुना रहा हूं आपको, ये मत समझना बच्चा पूछ रहा सर आपने भी ऐसा ही किया था। अरे भाई, हर किसी की कहानी यही है, जिससे मर्जी पूछ लेना कॉलेज में, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझ इस बात को, ये साल आखिरी साल इस पूरे जीवन का है, समझ ले। सच बता रहा हूं, आप मिस करोगे इस टाइम को कि कोई तो था जो हमें टोकता था। आज आपको बुरा लगता है ना कि मम्मी पापा टोकते क्यों हैं, टीचर हमें डांटते क्यों हैं, नंबर कटते हैं तो दुख क्यों होता है, ये सब खत्म हो जाएगा एक साल बाद। एक साल मात्र कॉलेज के गेट के अंदर घुसते ही ना ये सारे दुख दर्द खत्म है। ना घर वाले बोलेंगे पढ़ ले, ना पीयर प्रेशर कभी होगा कि पढ़ना ही है, और मार्क्स कभी कटेंगे तो दुख भी नहीं होगा। और बोलो टीचर डांटे, अरे टीचर सूंघेगा भी नहीं दूर से तुमको, मुंह उधर रहता है टीचर का। अच्छा बच्चा भी यहां खड़ा ना, एक गुड छात्र भी, इंजीनियरिंग करने वाला कोई टुच्चा बच्चा तो होता नहीं भाई, खत्म बच्चा तो होता नहीं। पीसीएम लेने वाला बच्चा, पीसीबी लेने वाला बच्चा कोई खत्म तो होता नहीं भाई, अच्छे खासे नंबरों से वो आ रहा होता है, पास होकर के बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस एकेडमिक उसकी होती है ना? प्रोफेसर मुंह नहीं लगाते भाई, ईगो ऐसी हर्ट होती है ठीक है ना? तो ना टीचर से तुम्हें मतलब, ना टीचर से तुमको मतलब, सीधी बात। तो बेटा ये आखिरी साल है कि कोई तुम पे ध्यान दे रहा है, कोई तुम्हें यहां से आके समझा रहा है, कोई भौंक रहा है माइक पे आके, कैमरे पे आके कि पढ़ लियो भाई कोई आखिरी बार तुम्हें आकर के ये समझा रहा है कि पढ़ ले, और यकीन मानो मिस करोगे। अभी तो हंसी आ रही है ना, अभी तो हंसी आ रही है ना, मैं यकीन से बोल रहा हूं ये वाली बात, एकदम यकीन, क्या यकीन 2.0 से बोल रहा हूं ये वाली बात, बैच का नाम यकीन 2.0। मैं यकीन से नहीं, यकीन 2.0 से बात बोल रहा हूं कि आज से एक साल बाद आप किसी ना किसी कॉलेज में जाने वाले ही होगे। सीयूईटी का एग्जाम आ रहा होगा, या जेई का, या नीट का आप एग्जाम दे रहे होगे, और कोई ना कोई कॉलेज आपका फिक्स होने वाला होगा और 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर। लिटरली बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा उस टाइम पर कि पढ़ ले, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं आंख दिखाएगा, कोई नहीं डंडा लेके पीछे खड़ा रहेगा, कोई नहीं माइक पे बोलेगा, कोई नहीं कैमरे पे बोलेगा। तुम्हें खुद को ही खुद से अवेयर होना पड़ेगा। तो अच्छा यह रहेगा कि बेटा आज जो तुम्हें बोल रहे हैं, आज जो तुम्हें समझा रहे हैं ना, वो बोलते हैं ना कि जो चीज प्राप्त होती है उसकी कदर नहीं होती कभी भी, जो चीज हमारे पास होती है ना हम उसकी कदर नहीं करते। तो वही प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सकल संसार का यही नेचर है कि जो चीज हमें प्राप्त होती है ना हम उसकी कभी कदर नहीं करते। तो आज आपको ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और मैं तो लिटरली ये भी कह रहा हूं कि मिस करेगी तू इस चीज को कि कोई बोल दे भाई पढ़ने के लिए। मैं आज तक मिस करता हूं इस बात को कि कोई मुझे दिशा दिखाने वाला है ही नहीं समझ रहे हो ना? आज तक भी वो चीज मिस होती है कि भाई आज तक भी, मतलब इवन टुडे भी मैं वो चीज मिस करता हूं कि यार टीचर अपने सर पे कैसे खड़े रहा करते थे, पेरेंट्स कभी कैसे बोला करते थे। अब अपने को खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है कि जीवन कैसे आगे चलेगा, जिंदगी कैसे आगे जीनी है, पैसा आगे कैसे कमाना है, पैसा आज कैसे कमा रहा हूं, कल कैसे कमाऊंगा, नींद कितनी आएगी, बीवी बच्चे खुश रहेंगे, मां बाप खुश रहेंगे, ये सब चीजें चलेंगी आपके दिमाग में इन फ्यूचर। आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा अपनी लाइफ के साथ कि क्या करना है, ठीक है ना? तो मैं आपसे हर बार बोलूंगा, आज भी बोल रहा हूं, आगे आने वाले हर परिश्रम की क्लास में आपको यह बात याद दिलाता रहूंगा कि आखिरी साल है लिटरली पढ़ाई करने का। जान लगा दियो बेटा, जान लगा दियो, क्योंकि ये परिश्रम बैच जो है ना, इसमें जिस बच्चे ने परिश्रम कर लिया, इसमें जिस बच्चे ने जान लगा दी ना, उसके जो कॉलेज के रास्ते हैं ना, जो आपका अगला स्टेप होगा वो कॉलेज ही होगा ना, उसके रास्ते जो है ना वो बहुत स्मूथ खुलेंगे, बहुत स्मूथ खुलेंगे। लेकिन अगर तूने इस साल भी पढ़ाई नहीं करी, वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूं मैं, इस साल भी अगर तूने पढ़ाई नहीं करी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू एक टुच्चे कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा भाई, प्राइवेट से ये कर लेंगे, प्राइवेट से वो कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज, जहां जा करके आपका वो टैग जिंदगी भर लगा रहेगा आपके ऊपर कि भाई हाँ ये बच्चा आईआईटी से था, ये बच्चा आईएम से था, ये बच्चा एम्स से था, या ये बच्चा एनआईटी से था, या ये बच्चा डीयू के कॉलेज से था, या ये बच्चा एएमयू से था, ये बच्चा जामिया मिलिया से था, ये बच्चा जादवपुर यूनिवर्सिटी से था, ये बच्चा गुजरात यूनिवर्सिटी से था, ये बच्चा कानपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको भी आप
परिश्रम के थ्रू ही निकल करके जाओगे तो उन यूनिवर्सिटी में जाके बैठ पाओगे, सीयूईटी का एग्जाम दे पाओगे, एनडीए का एग्जाम दे पाओगे, 12वीं की मैथ्स आती होगी अगर, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी अगर, तो एनडीए क्रैक कर पाओगे। इसलिए बेटा फिर से बोल रहा हूं, आखिरी साल है, जान लगा दे, आखिरी साल है, जान लगा दे। कोई खड़ा है जो पेन पकड़ के हाथों में, जो पूरी शिद्दत से अपने पूरे शरीर के ना नस नस से बोल रहा हूं, आखिरी साल है, जान लगा दे, और मैं तेरे से ज्यादा मेहनत करूंगा, इसका मैं प्रॉमिस तुझे करता हूं। पहले दिन भी करा था, आज दूसरा दिन है, पहले दिन भी करा था, दूसरा दिन है, मैं दूसरे दिन भी एक बात बोलता हूं, तेरे से ज्यादा मेहनत करूंगा भाई, तेरे से ज्यादा मेहनत करूंगा तुझे ये बात समझाने में, तुझे पढ़ाने में, तुझे फिजिक्स की फील दिलाने में, तुझे क्वेश्चन करवाने में, तुझसे मेहनत करवाने में, मैं तेरे से ज्यादा मेहनत करूंगा भाई। पर जितनी मेहनत तुझे करनी है वो तुझे करनी पड़ेगी, अपना रास्ता खुद फिगर आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग कायदे से। हमने पिछली क्लास में काफी और बातें भी डिस्कस करी थी, मैंने आपको पैटर्न समझाया था, कुछ मोटिवेशनल बातें भी मैंने आप लोगों के साथ करी थी, और हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था कि चार्ज क्या होता है वगैरह वगैरह। वो सारी बातें भी एक बार 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। स्टार्ट करने के लिए कौन सा इमोजी बनाते हो जंग बहादुर, जरा बना के दिखा दो एक बार फटाफट यार। स्टार्ट करने के लिए कौन सा इमोजी बनाना पड़ता है? स्टार्ट करने के लिए कौन सा इमोजी बनता है भाई क्लास में? जल्दी जल्दी फटाफट लगा दो, फटाफट, फिर शुरू करते हैं। हाँ यार, आज एक्चुअली क्या हुआ कि भाई शैम्पू कर लिया मैंने यार, है ना, तो वो बाल ऐसे वो जो टाइट से नहीं रहते मेरे, वो आज नहीं है यार, आज सर ऐसे बैठ गए यार, है ना। कोई नहीं, कोई नहीं यार, अपनी खेती है, घर की खेती है, आ जाएंगे फिर यार, कंघी मारूंगा ऐसे पीछे हो जाएंगे बाल, है ना। अभी वो तेल वेल भी लगा रखा है तो इसलिए डाउन हो गए हैं। ऐसे तुम इनको देख के डिमोटिवेट नहीं होने का बेटा, ठीक है ना, बातों से मोटिवेट होने का, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फायर वाले इमोजी लग गए हैं, ठीक है भाई। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कृपया करके ज्वाइन कर लें, कृपया करके ज्वाइन कर ले भाई मेरा टेलीग्राम। जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं प्लीज ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर स्कैन नहीं होता तो लिख दो वहां पर रक्षक सर साइंस, सीधा ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे 12वीं के बच्चे वहां पे हैं, और जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर भी ये सोचता है इतने सारे बच्चे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देता रहूंगा। आने वाले अपडेट्स जो है वो बहुत सारे आपको मिलते रहेंगे, मैं जीवन भर के अपडेट भी उसके अंदर डालता रहता हूं, ठीक है ना। तो आप प्लीज कोशिश करें कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर किताब कौन सी बाय करें, हमें रिफ्रेशर खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। देखो यार, प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली खरीदनी चाहिए, पर अगर मनी इज अ प्रॉब्लम तो मत खरीदो। अगर पैसा प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक कोई बहुत महंगी नहीं है, होगी 400 रुपए के आसपास की किताब है, और इतनी मोटी किताब है ये, इतनी मोटी लिटरली, ठीक है ना। और इसमें सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, क्वेश्चन बैंक पूरा है, पूरे सारे चैप्टरों का क्वेश्चन बैंक है, कॉन्सेप्ट बैंक है। जिन बच्चों ने खरीदी है उनका फीडबैक बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो आप इसको मंगवा सकते हो। 7 मई के बाद ये डिलीवर होगी, ठीक है। 7 मई से पहले डिलीवर नहीं हो पाएगी क्योंकि स्टॉक आउट हो चुका है। पहले एक बैच हमने इसका निकाला था, वो बिक चुका है, तो वो कम था थोड़ा। अब इसका और नया बैच आ रहा है तो वो 7 मई के बाद डिलीवर होगी आपको, ठीक है ना। आफ्टर 7 मई आप तक पहुंच जाएगी। अभी आप प्री ऑर्डर पर लगा सकते हो इसको चाहो तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे टॉपिक क्या क्या है? चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे और मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे। कल हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल आपका कूलम्स लॉ वाला टॉपिक हो जाएगा। स्कूल में मुझे पता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे स्कूल वाले, लेकिन मैंने आपको यह वादा किया है, मैंने आपको यह वादा किया और यह वादा पूरा करूंगा। मैंने आपको क्या वादा किया था? मैंने यह कहा था कि स्कूल वाले पीछे छूट जाएंगे और हम आगे हो जाएंगे, यह बात पक्की है। और वो दिन आएगा, बस तुम टेंशन ना लो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि स्कूल वाले सर तेज भाग रहे हैं, स्कूल वाली मैडम ने बहुत आगे का करवा दिया, चैप्टर खत्म होने वाला है। मैं बोल रहा हूं आपको ये बात, और आप यकीन अभी नहीं करोगे, लेकिन होने लगेगा आपको धीरे धीरे यकीन कि हम स्कूल से आगे चलेंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे और मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आज के हमारे ये 2 टॉपिक है, मेन टॉपिक्स, ठीक है। आइए चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यार फटाफट से 5 मिनट का रिवीजन आपको करवाता हूं। देखो, चार्ज असल में क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है ना। याद है ये, याद है ये बात, है ना। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत। प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत, है ना। तो जैसे भाई पेन की खासियत होती है लिखना, बात सही है ना। पेन की खासियत क्या है? लिखना। माइक की खासियत क्या है? कि ये आवाज को सुनेगा, ट्रांसमिट करेगा उसके बाद, है ना। ये एक तरीके से माइक्रोफोन क्या है? ये वेवलेंथ ट्रांसमिट ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? ये कैच कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है, ये इसका काम है ना। तो ऐसे ही समझो कि चार्ज असल में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसकी? मैटर की, मटेरियल की, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी,
इंट्रिंसिक का मतलब है अंदरूनी, अंदरूनी प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं? अबे जिनसे मिलकर सारे एलिमेंट बने हैं, जिनसे मिलकर सारी चीजें बनी है ना? कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना? जिनसे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलकर के बने। लिखा है विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। सही है। स्केलर क्वांटिटी ये होती है, ऐसा यूनिट इसकी कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से या फिर बड़े क्यू से, दोनों से होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है? हैबिट डाल लो ये वाली, हैबिट डाल लो ये वाली, ठीक है ना? छोटा बड़ा दोनों क्यू से आपको होता हुआ दिख जाएगा ये डिनोट, ठीक है? बढ़िया। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना होता है ना तो उसको ई से लिखते हैं। सर इसको क्यू से क्यों नहीं लिखते? अरे लिख सकते हो, इसको भी क्यू से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं बिल्कुल। 1.6 इंटू 10 की पावर -9 नहीं है बेटा, 90 नहीं है, ठीक है? मिस प्रिंटिंग थी, सॉरी, ठीक है ना? मिस प्रिंटिंग है ये। तो ई का मतलब क्या हो गया? चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो मर्जी कह लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। प्लस माइनस को छोड़ देना, अभी प्लस माइनस को बख्श दो। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन कितना होता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसे क्या बुलाते हैं बेटा? इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कुछ चीजें अगर पिछली बार नोट्स में नहीं लिखी थी, अब लिख लेना, ठीक है? जो यूट्यूब पर क्लास हुई थी उसमें अगर कुछ चीजें आपने नोट्स में नहीं लिखी थी तो बेटा अब लिख लेना, ठीक है? बेटा आप लोग के जो डाउट्स हैं वो बाद में लूंगा, है ना? अभी पढ़ाई कर लो प्लीज, प्लीज अभी पढ़ाई कर लो। स्कूल वाली मैडम की बेइज्जतियां ना करो यहां कमेंट सेक्शन में, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? अगर आप कहोगे तो फिर मैं चैट बंद करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अगर आप कहोगे तो चैट बंद करके पढ़ाना पड़ेगा फिर, ठीक है? अगर आप नहीं माने तो चैट बंद करके पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? जैसे मैं उदय बैच के अंदर पढ़ाता था, मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में मैं चैट बंद कर दूं, ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज कंट्रोल करो। 12वीं में हो तुम भाई, तुमसे ज्यादा कंट्रोल किसी में नहीं हो सकता भाई, और तुम इतने ज्यादा अनकंट्रोलेबल अगर हरकतें करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्लीज, ठीक है? सॉरी वाली कोई बात नहीं है, सॉरी वॉरी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस समझो बात को, ठीक है? ठीक, मैं नहीं चाहता पहली क्लास में यार चैट बंद करनी पड़ जाए, करनी पड़ेगी, मुझे पता है। हरकतें नहीं सुधरती हैं भाई, बच्चा बच्चा ही होता है, टीचर टीचर ही होता है। देखो चैट ऑफ वाले आ गए ना, कह रहे चैट ऑफ कर दो सर, ठीक है? चलो बीच में कर दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा तो पक्का कर दूंगा, ठीक है ना? कुछ कॉन्सेप्ट समझाने लगूंगा तो चैट ऑफ कर दूंगा, फिर ऑन कर लूंगा। आपसे बात करने के लिए ऑन कर लूंगा, कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझाना होगा तो ऑफ कर दूंगा। ये मेरा स्टाइल है, आपको पता ही है। आप 11वीं में मुझसे पढ़े हो यार, उदय बैच वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं भाई, जंग बहादुर जो है वो अच्छे से जानते हैं ना। अब तो सारे जंग बहादुर हो गए हैं, ठीक है? खैर, तो चार्ज क्या है? स्केलर है। चार्ज क्या है? स्केलर है, ठीक है? एसआई यूनिट तो कूलम्ब है, लेकिन कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताई थी? मिली कूलम्ब बताई थी ना, माइक्रो कूलम्ब बताई थी ना, नैनो कूलम्ब भी बताई थी ना। नैनो कूलम्ब 10 की पावर -9 कूलम्ब, 10 की पावर -6 कूलम्ब, 10 की पावर -3 कूलम्ब। ये कुछ कुछ आप याद रखो, ठीक है? कुछ कुछ आप याद रखो, है ना? कुछ कुछ आप याद रखो, काम आएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, क्या बोलूं अब मैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हो। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, आप जानते हो। न्यूट्रॉन क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसको अनचार्ज नहीं कहते, ठीक है ना? इसको कभी भी अनचार्ज मत बोलना बेटा, है ना? गलती करता है बच्चा, गलती करता है, कहता है अनचार्ज है। अनचार्ज नहीं है, इट इज नॉट एन अनचार्ज पार्टिकल। इसके अंदर पीको भी बता दूं क्या? अच्छा पीको बताता हूं, हाँ पीको ही बताया था मुझे। वाह, ये क्या हुआ है? 1 पिको कूलम्ब, ये भी काम आ जाएगा, 10 की पावर -12, ठीक है? इससे भी एक छोटा होता है फेम्टो कूलम्ब, लेकिन रहने दो, कोई नहीं, ठीक है? तो इसको न्यूट्रल कहना चाहिए, अनचार्ज नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि है तो ये मैटर ही ना, तो मैटर में हमेशा चार्ज होएगा ही होएगा। मैं भी एक मैटर हूं, मेरे अंदर भी चार्ज है। क्या मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना? क्या बनाऊं ना, तो मेरे में भी चार्ज है। क्या तू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना? क्या बना है, तो तेरे में भी चार्ज है। सारे मटेरियल में चार्ज होता है, सारे मैटर में चार्ज होता है, समझ गए ना? तो न्यूट्रॉन में भी चार्ज है, लेकिन जितना इसके पास पॉजिटिव है ना अंदर इसके, उतना ही इसके अंदर नेगेटिव भी है। तो टोटल चार्ज जो वो कट जाता है, टोटल चार्ज जो है वो कट जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रल कहना चाहिए, अनचार्ज नहीं कहना चाहिए। और मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास बेशक से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव भी होता है, थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम नेगेटिव है। इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए ओवरऑल इसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ओवरऑल इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो ध्यान रखना है सब बातों को, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम, ये सब पुरानी बातें हैं, रिवीजन वाली बातें।
ठीक है ना। आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। समय आ गया है समय आ गया है ना, एक समय आ जाता है बेटा, एक समझ रहे हो, एक पेशेंस का लेवल होता है इंसान का, वो फट जाता है ठीक है ना। तो समय आ गया, बंद करके पढ़े, ठीक है। आओ देखो बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा, एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, उसके बाद मैं चैट ऑन करके आपसे पूछूंगा मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया तो आप बता देना, नहीं आया तो वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। पीछे दोहराओ मेरे, क्या लिखा है? एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है स्केलर प्रॉपर्टी है ये। लिख देता हूं मैं यहां पे साफ साफ, एडिटिविटी मतलब स्केलर प्रॉपर्टी। सर स्केलर प्रॉपर्टी ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? स्केलर प्रॉपर्टी है तो खुद प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं नहीं, स्केलर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चीजें सीधी सीधी ऐड हो जाती हैं, सीधी सीधी माइनस हो जाती है। सर सीधी सीधी का मतलब, सीधी सीधी का मतलब ये होता है, देख मान ले कोई एक बॉडी है, मान ले कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। इस बॉडी पर मैंने डाला -3 कूलम का चार्ज, फिर मैंने डाला +5 कूलम का चार्ज, फिर मैंने डाला -7 कूलम का चार्ज, फिर मैंने डाला +6 कूलम का चार्ज, फिर मैंने यहां पर डाला +1 कूलम का चार्ज। ऐसे इस बॉडी पर मैंने कई कई जगहों पे चार्ज लाके रख दिया। इमेजिन, इमेजिन, ठीक है। तो आप इसका टोटल चार्ज निकाल सकते हो। वाह भाई वाह, सर वो कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं सर? सीधे सीधे ऐड कर दो। सीधे सीधे ऐड का मतलब जो प्लस में रखा है उसको प्लस में रहने दे, जो माइनस में लिखा है उसे माइनस में रहने दे, और टोटल कर दे, खत्म। मतलब सर 6 प्लस में है, हां, 5 प्लस में है, हां, 1 प्लस में है, हां, ये माइनस में है तो माइनस लिख दिया, ये माइनस में है तो ये भी क्या किया, माइनस लिख दिया, और कुल मिला के कितना बनाइए, कितना हो गया? 6 5 11 और 12, और 12 में से 10 गए तो +2 कूलम आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं एडिटिविटी। तो चार्जेस आर स्केलर, और ये स्केलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब कोई चीज एल्जेब्रिकली ऐड हो जाती है ना, सीधी सीधी ऐड हो गई, एल्जेब्रिकली ऐड हो गई, जो प्लस में था वो प्लस, जो माइनस में था वो माइनस, सीधा सीधा सम हो जाना, एल्जेब्रिक सम हो जाना, को बोलते हैं एडिटिविटी। समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ 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 भाई, पढ़ पढ़ मेरी बहन, पढ़। सबसे पहला लिखा, इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 पॉइंट चार्जेस। इमेजिन करो, इमेजिन करो एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है सर? ब्रह्मांड पूरा सिस्टम है, ठीक है, और उसमें 3 ही चार्ज है बस। ऐसा इमेजिन करो, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, परिश्रम बैच भी नहीं है, ये पूरी दुनिया ही नहीं है, पापा मम्मी दादा दादी कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चार्ज है। इसको बोलते हैं सिस्टम। इमेजिन करना ठीक है ना। बच्चा पूछा सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? ये एलविश यादव वाला सिस्टम है क्या? नहीं, एलविश यादव भी नहीं है और उसका भी सिस्टम नहीं है। अब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, सूरज चांद सितारे एस्टेरॉइड ये कॉमेट वोमेट कोई नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एकदम खाली है, उसमें 3 चार्ज बैठे हैं, 1 2 और 3। ये होता है सिस्टम। इमेजिन करना। ये वर्ड आपको कई जगह पर दिखेगा फिजिक्स में, ठीक है। इफ अ सिस्टम हैज दिस, तो समझ जाना सिस्टम का मतलब क्या है, पूरा ब्रह्मांड खाली है, सिर्फ ये लोग खड़े हैं, ठीक है ना बस। भगवान है क्या? हाँ भगवान तो है बेटा, ठीक है। तो इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 पॉइंट चार्जेस, ये और ये, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक एडिशन। बोला था ना, बोला था ना, एल्जेब्रिक एडिशन होगा ना। देख जैसे यहां पे किया था, जैसे यहां पे किया था, एल्जेब्रिक एडिशन कर दिया, बस इसी को बोलते हैं एडिटिविटी, इसी को बोलते हैं एडिटिविटी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एडिटिविटी, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या आ गया? Q1 + Q2 + Q3। जो प्लस में था तो प्लस में रख दिया, जो माइनस में था तो माइनस में रख दिया। कोई बड़ी बात बोली क्या? कोई बड़ी बात बोली क्या? चैट ऑन कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो फायर इमोजी। कोई बड़ी बात तो नहीं बोली ना? समझ में आ जाए तो फायर इमोजी जल्दी से, समझ में आ जाए तो फायर इमोजी जल्दी जल्दी जल्दी। एडिटिविटी समझ में आ जाए तो फायर इमोजी। कोई बड़ी बात तो नहीं बोल दी, कोई भयंकर बात तो नहीं बोल दी जो समझ में ना आई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं करी मैंने, ठीक है। ठीक 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 बेटा, -2 कैसे होगा यार? -2 कैसे होगा? 7 और 3 -10 हो गए। ऐड कर लो यार भाई प्लीज। 5 और 1 6 और 6 12, प्लस का 12 है और माइनस का 10 है, +2 आएगा ना यार? कैसी बातें कर रहा है? -2 कैसे आएगा बेटा? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पहली हो गई, दूसरी पे आते हैं। दूसरी का नाम है क्वांटाइजेशन। मुंह से बोलो, मुंह से बोलो पहले ये वर्ड।
जो भी नया वर्ड सीखो उसको मुंह से बोलना चाहिए। कोई भी नया वर्ड अगर आप सीखो, डिक्शनरी में देखो, कहीं भी देखो दुनिया के अंदर, कोई नया वर्ड अगर आपके सामने आया तो बोल के देखो उसको, ठीक है ना। तो बोलो, वर्ड क्या नाम है? क्वांटाइजेशन। पहली बार ये वर्ड नहीं सुना है, मुझे पता आप लोगों ने, 10वीं क्लास में आया था, और वही सेम मतलब है इसका जो वहां पर था, वो आज भी यही मतलब है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स बनना। तो चार्ज जो है वो पैकेट के फॉर्म में है। सर पैकेट के फॉर्म में है का मतलब समझ में नहीं आया। पैकेट फॉर्म में का मतलब यह होता है कि चार्ज किसी भी वैल्यू का नहीं हो सकता, कुछ फिक्स वैल्यूज के ही चार्ज डिफाइंड है इस नेचर में। भगवान ने यह नहीं बोला, या नेचर ने यह नहीं बोला, या परमात्मा ने यह नहीं बोला, आप जिसको भी मानते हो, नेचर, परमात्मा, जो मर्जी बोलो आप, उसने यह नहीं बोला कि हर वैल्यू का चार्ज मिल जाएगा आपको, नहीं मिल सकता। हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल, बोलो, नहीं है। हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल, बोलो, नहीं है। हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है सर? वो जो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल हो। सर समझ नहीं आया, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल का क्या मतलब होता है? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? क्या बताया था? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? बोलो 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 बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। यही वैल्यू है ना? दिस इज द मिनिमम चार्ज विच इज पॉसिबल टू ट्रांसफर। इंग्लिश में बोला, अब हिंदी में बोलता हूं। यह वो न्यूनतम चार्ज है जो कहीं से कहीं जा सकता है या कहीं से कहीं आ सकता है। तो सर इससे न्यून नहीं हो सकता क्या? ना, इससे न्यून नहीं हो सकता, यानी इससे नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो सर इससे ऊपर जा सकते हैं क्या? हां, ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन के बाद सीधा जंप मार के 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इसका डबल कर ले, कर डबल, इसको कर डबल। 1.6 का डबल क्या होगा बेटा? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो ये अगला स्टेप ये है। अगला स्टेप अगर आपको चाहिए तो वो ये है 3.2 इंटू 10 की पावर -19। सर अगर हमको इसके बीच का चार्ज चाहिए हो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लगा ले जोर, लगा ले जोर, इसके बीच का चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सर इसके बीच का चार्ज जैसे कि, सर इसके बीच के चार्ज का मतलब क्या होता है? इसके बीच के चार्ज का मतलब होता है ये चार्ज पॉसिबल नहीं है बेटा। देख, 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में दर दर की ठोकरें खा ले, जुपिटर के पास चला जा, मून के पास चला जा, सैटर्न के पास चला जा, जो सोलर सिस्टम छोड़ के चला गया ना प्लूटो, उसके पास भी चला जा, वो भी तुझे ये चार्ज नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाए करता है। करता है कि नहीं करता? ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाए करती है कि नहीं करती? बोलो, करती है ना? तो नहीं मिलेगा ये चार्ज। या तो आपको पहला सीढ़ी का पहला स्टेप, सीढ़ी होती ना, सीढ़ी जीना, या तो आप इस स्टेप पे पैर रख पाओगे, इसके बाद कहां पैर रखोगे? सर फिर यहां पैर रखेंगे, फिर कहां रखोगे? फिर यहां रखोगे। यहां पैर रख सकते हो क्या बीच में? इधर पैर रखियो, इधर पैर रखेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा भाई। समझ रहे ना? यहां पैर नहीं रख सकते, यहां भी पैर नहीं रख, तो बीच में पैर इज नॉट पॉसिबल। तो बीच का चार्ज इज ऑल्सो नॉट। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है। कंटिन्यूअस वैल्यूज पॉसिबल, अरे बोलो कंटिन्यूअस वैल्यूज पॉसिबल, अरे बोलो कंटिन्यूअस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिलेगी कि 1.6 भी मिल गया जी, हाँ 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 मिल गया, तो 1.7 भी मिल जाएगा, हाँ हाँ वो भी मिल गया, 1.8, हाँ हाँ वो नहीं मिलता। 1.6 के बाद अगला जो मिलेगा वो 3.2 ही मिलेगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? हजम हुआ कि नहीं हुआ? अगर हजम हुआ तो मुझे आप इस बात का जवाब देना कि इससे बड़ा चार्ज कौन सा पॉसिबल है, इससे नेक्स्ट बिग चार्ज कौन सा पॉसिबल है। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब के अगले सीढ़ी का पांव कहां रखूं, इसका अगली सीढ़ी कौन सी पॉसिबल है? चैट ऑन कर रहा हूं, अगर चैट पर जवाब सही आया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड। अनिरुद्ध, समीक्षा, श्रव्या, दीपांश, अरहान, सिमरन, पलक, यशमीत, अर्श, मोहम्मद यूनुस, कुलदीप, मुकुल। अरे अब तो बहुत बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है बेटा। अगला स्टेप कुछ नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका अगला 4 हो जाएंगे, उसका अगला 5 हो जाएंगे, उसका अगला 6, उसका अगला 7, उसका अगला 8। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है?
इसका अगला 3 होगा। 3 का मतलब क्या, 16 3 48 कर दो, 4.8 और बाद में वैसे का वैसा। फिर 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, इंटू जो भी है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, 8 इंटू 10 की पावर 19। तो ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है, बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। बढ़िया, समझ में आ गया है, समझ में आ गया बच्चों को, बढ़िया बात है भाई। मेरी बात अगर एक बार में समझ में आ रही है तो और बढ़िया बात ही क्या इससे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं उन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी आदत है ये, हर बार मैं रिपीट कर ही देता हूं, कर ही दूंगा हमेशा। ठीक है ना, जो बच्चे थोड़ा सा स्लो पेस पकड़ रहे हैं उनको भी समझाने के लिए बहुत जरूरी है ये बात। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स के फॉर्म में चीज होना। पैकेट्स मतलब क्या, सबसे छोटा पैकेट है 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा पैकेट इज 1 इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा पैकेट नहीं मिलता, बाजार में ही नहीं है, मार्केट में ही नहीं मिलता। समझ गए ना। ब्रेड लेने जाओ तो सबसे छोटा पैकेट कितने रुपए का आता है, 20 रुपए का। उसमें कितने पीस होते हैं, शायद 8 पीस 10 पीस ब्रेड होंगे, है ना। अच्छा, उससे छोटा मिलता है क्या, 10 रुपए की ब्रेड मिलती है क्या, 5 रुपए की ब्रेड मिलती है क्या, 2 रुपए की ब्रेड मिलती है क्या, नहीं मिलेगी भाई। कोई खोल के दान में दे दे तो दे दे, वो तो फ्री दे देगा आपको, फिर वो तो पैसा लेगा ही नहीं आपसे। लेकिन कंपनी बना करके बेचे, नहीं होता ना। तो छोटा पैकेट हर एक चीज का आता ही आता है मार्केट में। तो सबसे छोटा पैकेट जो मार्केट में है चार्ज का, वो ये है। समझ गए ना। इससे ज्यादा खाना है, इससे ज्यादा भूख लगी है तो 2 पैकेट ले ले, यानी इसका डबल। और ज्यादा भूख लगी है तो इसका ट्रिपल ले ले, 3 पैकेट ले ले। इससे ज्यादा भूख लगी है 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, 10 ले ले, 11 ले ले, 12 ले ले, 13 ले ले, 14 ले ले, 15 ले ले, 16 ले ले, 17 ले ले, 18 ले ले। समझ गए ना। तो ये कितना जा सकता है, ये n तक जा सकता है। और ये n कौन है, n है नेचुरल नंबर्स। ये n कौन होता है, n कौन है, ये है नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर। समझ गए ना। ये n क्या है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल नंबर नहीं, होल नंबर में तो फिर 0 भी आता है, फिर 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं यहां पे। समझ गए ना। तो दिस n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आधा काट के इलेक्ट्रॉन कोई दे दे आपको, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। 2.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2.5, नहीं। 3.25 इलेक्ट्रॉन मिल जाए आपको, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इनके बीच की वैल्यूज बेटा इसीलिए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो ये नॉट पॉसिबल है, इसलिए तो ये वाला चार्ज आपको कहीं मिलता नहीं, इसलिए तो ये वाला चार्ज आपको कभी मिलेगा नहीं। ये नॉट पॉसिबल चार्ज है, ये 2 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इसके बराबर का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। वो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगा ना, 1 और 2 के बीच में, तो वो फ्रैक्शन में कटा हुआ इलेक्ट्रॉन तो अच्छा नहीं लगेगा, कटा पिटा इलेक्ट्रॉन तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा मिल जाए, या 2 पूरे मिल जाए, या 3 साबुत मिल जाए, या 4 साबुत मिल जाए, 5 साबुत मिल जाए। साबुत समझते हो ना भाई, पूरे पूरे, कटे फटे नहीं चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कटते फटते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कटते फटते नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, नाम तो सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो कट्टे फट्टे वो नहीं है, इसलिए पूरे पूरे मिलेंगे, साबुती मिलेंगे जब भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो 1 मिलेगा, चाहे 2 मिलेंगे, चाहे 3 मिलेंगे, चाहे 4 मिलेंगे, चाहे 5, करते करते n तक मिलेंगे। दिस इज क्वांटाइजेशन, दिस इज क्वांटाइजेशन। डेफिनेशन हर एक चीज की है। मेरे नोट्स अपने आप में सक्षम है आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करवाने के लिए भाई। नोट्स में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। आप जब भी नोट्स लिखने जाओ, चाहे वो शॉर्ट नोट्स लिखो, चाहे वो लॉन्ग नोट्स लिखो, मेरे नोट्स की हेल्प से आप लिख सकते हो। पीडीएफ में हर एक चीज आपको मिलेगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं नोट्स में चोरी कर जाऊं, कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है ना। आप चाहे मेरी क्वेश्चन बैंक वाली किताब भी ले लोगे ना, क्यूसीबी, उसके अंदर भी मैंने सारे शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, माइंड मैप्स भी हैं उसके अंदर। तो उनकी हेल्प से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने लिए, लेकिन अपने हाथ से बनाना। किसी के कॉपी नहीं होने चाहिए, किसी के फोटो स्टेट नहीं होने चाहिए, किसी के मांगे हुए नहीं होने चाहिए, किसी के उधार लिए नहीं होने चाहिए, किसी से खरीदे हुए नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई काम मत करना, यह सब पाप है। नोट्स सिर्फ तेरे होते हैं, वो सिर्फ तेरे लिए होते हैं, वो सिर्फ तेरे द्वारा बनाए हुए होते हैं, क्योंकि तू चीज को समझा हुआ होता है। जब तू चीज को अच्छे से समझेगा बेटा, तो उस चीज को तू लिख पाएगा तो कल को खुद को वापस समझा पाएगा। इसीलिए नोट्स होते हैं। और नोट्स आजकल बेच रहे होते हैं लोग यार, नोट्स बिक रहे हैं। मैं हैरान हूं, लोग नोट्स बेचते हैं अपने भाई, और लोग खरीदते भी हैं। हां, आइडिया लेने के लिए खरीदो, मैं कोई विरोधी नहीं हूं इस बिजनेस का। बिजनेस तो लोग पता नहीं क्या क्या किस किस चीजों को करते हैं, ठीक है ना। मैं कोई इस बिजनेस का विरोधी नहीं हूं,
पर आप ये समझो कि नोट्स का पर्पस क्या है, पर्पस समझो क्या है। पर्पस ये कि तुम्हारा भला हो, तुम उससे रिवाइज कर पाओ, एंड मोमेंट पर वो तुमको काम आ पाए। वो तभी आएंगे जब तू अपनी हैंडराइटिंग में चीजों को देखेगा। सीधी बात। मुझे तो ये लगता है, पता नहीं, जमाना बदलता रहता टाइम के साथ, ठीक है ना, मैं तो ये मानने वाला हूं। बाकी जवाब जो आप ठीक समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब ये ई कौन था, याद है? मैंने ई के बारे में आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कह रहा है इसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय ई, या तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ई, या तो फिर 3 मल्टीप्लाई बाय ई, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय ई, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय ई, या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय ई, और कल को यह हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय ई। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया, देख, फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू एन ई, है ना, जहां पे n क्या हो सकता है, n 0 +1 +1 2 +-1 +-2 प्लस। ये प्लस माइनस क्यों आया, समझ रहे हो? ये प्लस माइनस क्यों आया होगा? प्लस आया है प्रोटॉन के लिए, माइनस आया है इलेक्ट्रॉन के लिए। इतनी तो आपको बात समझ में आती होगी, है ना। ये प्लस क्यों आया, प्रोटॉन के लिए, माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के लिए। डिपेंड करेगा ना किसके चार्ज की बात हो रही है। प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन में है, तो सेम चार्ज ही है दोनों के पास, एक का प्लस में एक का माइनस में, ठीक है। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता उस चीज से। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। Q का मतलब हो गया टोटल चार्ज, ठीक है। Q मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, सही। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत सिंपल है, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, यही स्पीड रहेगी, मैं बढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं घटाऊंगा भी नहीं। इसी स्पीड से हम लोग चलेंगे, आराम आराम से चीजों को पकड़ेंगे, आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपको चीजें आसान लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा सर यार आगे बढ़ो ना यार, जल्दी चलो ना यार। भाई जब कोई ऐसी चीज आएगी ना जो टफ लगेगी समझने में, तब भी मुझे यही स्पीड रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो कोर्स भी टाइम पे हो जाए, आप लोग का चैप्टर भी समय से हो जाए, और आप चीजें सीख भी जाओ। ये दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए एक मीडियम पेस रखनी पड़ती है हमेशा, समझ रहे हो ना। तो ये मीडियम पेस से हम लोग चल रहे हैं। आसान वाली चीजें हो सकता है आपको बोर कर जाएं, लेकिन जो मुश्किल वाली चीजें होंगी, क्या हो गया, मैंने कब बुलाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं नॉक किया। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हो सकता है कि मुश्किल वाली चीजों में अगर मैंने तेज पढ़ाया तो फिर वो मिस ना हो जाए, आपसे स्किप ना हो जाए। ये तो इजी चीजें हैं ना, और ये 10th में आपने पढ़ा भी था वैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेटा जरूर नोट करना आप अपने पास, ठीक है। बाकी आप हिसाब किताब पूरा समझ गए हो ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तीसरी चीज बहुत सिंपल है, थ्योरिटिकल चीज है ये, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकलों वाली बात है नहीं। जो तीसरे वाला पॉइंट है ये है कंजर्वेशन। देख मेरे बच्चे, जब से तू क्लास 11वीं में आया है और जब से तूने फिजिक्स को पहली बार सुना, पढ़ा, देखा है, 5 प्रकार के कंजर्वेशन तुझे पढ़ने पड़ते हैं। कितने तरीके के? हाउ मेनी? 5 प्रकार के कंजर्वेशन आपको पढ़ने होते हैं। 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं फिजिक्स में, और 5 तरह के कंजर्वेशन वाले लॉज हैं। कौन कौन से लॉज है? 5 याद है? याद है 5 कौन कौन से लॉज है? चल फटाफट से बताता हूं, आसान बात है ये। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इनमें से आप 4 तो पढ़ के आ चुके हो 11th में। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिए होते हो आप, केमिस्ट्री के अंदर ये बातें हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ मास वाली। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप अभी पढ़ोगे, आपको आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी पढ़ोगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, याद है फॉर्मूला? पढ़ा था ना। कंजर्वेशन ऑफ अंगुलार मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था? L इज इक्वल टू आई ओमेगा, याद है? याद है कि ऐसे हाथ खोलते हैं तो हमारी स्पीड स्लो होती है, और ऐसे हाथ डाल ले तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। याद है, हमने रोटेशन में पढ़ा था इसको, है ना। तो ये आई ओमेगा वाला जो कंजर्वेशन का लॉ था, वो था कंजर्वेशन ऑफ अंगुलार मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैं प्यार से अंगुलार बुलाता हूं, है ना, उदय वाले बच्चे जानते हैं इस बात को। और 5वां क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी वही है यार, आपने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में जो चीज पढ़ी थी, यहां पर भी नीड आएगी उसकी आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में, तब पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं।
अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले वो पकड़। तीसरा पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई, जैसे ब्रह्मांड में मास कभी क्रिएट ही नहीं हुआ और ना ही कभी नष्ट होगा, इसी प्रकार से चार्ज भी कभी क्रिएट नहीं हुआ और ना ही कभी नष्ट होगा। तो सर फिर क्या होगा? बस यहां से वहां फुदकता जाएगा, यहां से वहां फुदकता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे मास इधर से उधर ट्रांसफर होता है, एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफर होती है, सिमिलरली चार्ज भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होता है, यहां से वहां छलांगे लगाता है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, खत्म बस। तो what does the law states? Law of conservation of charge states that charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. एक बॉडी से छलांग लगा के दूसरी बॉडी पर जाता है। और ये कंजर्वेशन का जो लॉ है, ये हम आगे जाकर के डेरिवेशंस में यूज करेंगे। तो इसको भूल ना जाना, भूल ना जाना। शिवा ढाबा से खाना, चूक ना जाना, शिवा ढाबा से खाना। ठीक है, तो शिवा ढाबा पे जरूर खाना बेटा, अगर तुम मेरठ वाली रोड पे निकलते हो तो, है ना, यूपी वाले बच्चों से कह रहा हूं। ठीक है, ये देख कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? पढ़। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी इस चीज को पकड़ने में, इस वर्ड को पकड़ने में अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? आइसोलेटेड सिस्टम का ब्रह्मांड, खाली ब्रह्मांड, कोई नहीं है उस ब्रह्मांड में, ना तू ना मैं ना आइंस्टाइन ना न्यूटन ना उनकी आत्मा, कोई नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा। मतलब जितना चार्ज सृष्टि की आदि में था, उतना ही चार्ज सृष्टि के अंत में भी रहेगा। अब अंत और आदि क्या है? तो आपको पता है कि टाइम स्टार्ट कभी नहीं हुआ, टाइम खत्म भी कभी नहीं होगा। तो वही वाली बात है। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है, कभी भी डिके नहीं होगा, मरेगा नहीं, और कभी पैदा नहीं हुआ है तो मरेगा भी नहीं। देखो सीधा सा सिद्धांत है नेचर का कि जिस चीज ने जन्म लिया है वो चीज तो नष्ट होगी। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ये शरीर बड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये शरीर भी नष्ट होगा, समझ गए ना? तो जो चीज का जन्म होता है वो चीज नष्ट होती है। ये पेन क्या सदा के लिए रहने वाला है? क्या नहीं। ये बोर्ड सदा के लिए है? क्या नहीं। कोई भी सदा के लिए नहीं है, पर ये 5 चीजें सदा के लिए हैं। चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये 5 चीजें सदा के लिए है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें फिजिक्स ने बताई हैं कि जो एटर्नल हैं। ठीक है, बढ़िया। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखा आगे देख, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये बातें हम आगे जाके और करेंगे, मोर डिटेल्स लेटर। मैं अभी बोल देता हूं ये बात मैं पूरी खत्म नहीं कर रहा हूं यहां पर, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी खत्म करवा रहा हूं। यहां पे प्रॉपर्टी लिखवाना पूरा करवा रहा हूं, लेकिन ये खत्म नहीं कर रहा। इसको आगे यूज करेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा देखने में। ठीक है ना, तो मोर डिटेल्स लेटर। ठीक है, मैं दूंगा इसकी डिटेल आपको, जब यूज होंगी ना तब आपको देख के मजा आएगा। अरे हाँ यार आपने कहा था सर क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ट्रांसफर होता। सर देखो क्या ट्रांसफर हो रहा है, मजा आ रहा था, है ना, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो कुछ डिटेल बाद में भी छोड़ देते हैं, बाद के लिए सस्पेंस रखते हैं इस चीज को। लेकिन हाँ, लॉ यही है, अगर आया थ्योरी में तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, आजा फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ है चार्ज इज इनवेरिएंट। है इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? देख, वेरिएंट का मतलब क्या होता है पहले बता। वेरिएंट का मतलब क्या होता है? वेरिएंट वेरिएबल, वेरी करने वाला मतलब क्या होता है? चेंज होने वाला, है ना। वेरिएंट कौन हुआ? जो चेंज हो सकता है, जो वेरी कर सकता है। और इनवेरिएंट कौन हुआ? इनवेरिएंट वो हुआ जो चेंज नहीं करता। तो चार्ज कभी चेंज नहीं करता। चेंज नहीं करता मतलब सर वही कपड़े पहने रखता है क्या हमेशा? वही वैल्यू धारण करे रखता है हमेशा, जो वैल्यू है चार्ज की। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान ले चार्ज 3 कूलम का है। इमेजिन कर, चार्ज 3 कूलम का है और मैंने चार्ज को फेंक के मारा। इमेजिन करना यार, इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मान ले कोई भी बॉडी है मेरे पास, मान ले उस पर 3 कूलम का चार्ज है, उसे मैंने फेंक के मारा और उसने कोई स्पीड पकड़ ली। तो आपको पता है, जब वो स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, नाउ दिस इज रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जो आइंस्टीन ने दी थी।
आइंस्टीन साहब ने जो दी थी, आगे जाकर के और बातें आएंगी उसकी, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर, डुअल नेचर चैप्टर के अंदर और बातें आएंगी इसकी। अभी के लिए थोड़ी सी बात ही रखता हूं आपके सामने कि आइंस्टीन साहब ने बात बोली थी कि जब कोई चीज, मान ले ये कोई बॉडी है, ये है ही कोई बॉडी है ना, मान ले ये मार्कर है ना, इस मार्कर को, इस पेन को इमेजिन करके मैंने लाइट की कंपेरेबल स्पीड पे फेंक दिया। लाइट की स्पीड पे तो कोई चीज जा नहीं सकती, ये तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं हो सकता। कंपेरेबल का मतलब होता है आसपास, आसपास भी आ जाए अगर। जैसे 3 × 10⁸ होती है लाइट की स्पीड, याद है 10th क्लास, थोड़ी थोड़ी तो याद होगी यार, 10वीं क्लास। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है ना, उस स्पीड के कंपेरेबल स्पीड पर अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं ना, तो इसकी लेंथ में चेंज आता है। हां, लेंथ में चेंज आता है, मास में चेंज आता है। ये सच बात है। छोटे पार्टिकल्स के लिए यह बात बहुत सच है। बड़े पार्टिकल में उतना असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन छोटे पार्टिकल्स में यह असर देखने को सचमुच में मिलता है। तो लाइट के कंपेरेबल स्पीड पर जब कोई पार्टिकल को फेंका जाता है ना, तो उसके मास में चेंज आता है, उसकी लेंथ में चेंज आता है। आपको पता है टाइम में भी चेंज आता है। और इसी से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट दिया था आइंस्टीन ने, कि टाइम ट्रेवल की कोई मशीन होगी कि जिससे हम फ्यूचर में जा पाएंगे या पास्ट में जा पाएंगे। हाइपोथेसिस है अभी तो, ये क्या पता फ्यूचर में कभी ये चीज पॉसिबल भी हो। अभी फिलहाल के लिए तो ये हाइपोथेसिस ही, और बहुत बड़ा रहस्य है दुनिया के लिए। इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए पता नहीं, किसी ने सुलझा भी लिया हो तो पता नहीं, क्योंकि हो सकता है वो फ्यूचर में चला गया हो, या हो सकता है वो भी पास्ट में हो। ठीक है ना, वो आ रहा है अभी, वर्ल्ड वॉर देख के आ रहा है बेटा, फिर बताएगा हम लोग को, तब तक हम और आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो सुनने में बड़ा सपने जैसा लगता है कि सर ये मार्कर है, इस मार्कर को आपने लाइट की स्पीड पे फेंक के मारा तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। क्या क्या बकवास बात कर रहे हो यार, बकवास बात कर रहे हो सर आप तो। ये इसकी लेंथ क्या बड़ी, जो हाँ होती है हो जाती है, सच्चा। ये मास भी चेंज होता है और टाइम भी चेंज होता है। MLT याद है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये 3 डायमेंशन बहुत ज्यादा लिखी जाती है। MLT, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों में चेंज आता है, पर चार्ज में चेंज नहीं आता है। यही है चौथी प्रॉपर्टी, यही है फोर्थ प्रॉपर्टी, कि जब किसी चीज को, किसी चार्ज को हम लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड पे दौड़ाएंगे ना, तो उसके चार्ज में चेंज नहीं आता। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का अपने आप ही मतलब है सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जब उसको लाइट की स्पीड पे दौड़ाया जाता है ना, वैल्यू में चेंज नहीं आता है उसकी। बस ये है चौथी प्रॉपर्टी। मैं आपको दिखा देता हूं, डेफिनेशन इसकी डेफिनेटली होगी यहां पर। हां, ये देखो लिखा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बीट्स स्पीड। देख रहे हो, आपको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड के साथ चेंज हो जाता है ना। जब हम दोनों सेम स्पीड पर चलते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा लगता है जैसे रेस्ट पे हैं दो बॉडीज, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी वाली बातें हैं, थोड़ी थोड़ी 11th से टच होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कहानी 12वीं की ही है, कुछ 11वीं वाली कहानी भी है और कुछ हायर लेवल की फिजिक्स है ये। अब आप मुझे कहोगे कि सर आप टाइम डायलेशन पढ़ा दो, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं वो चीज, कि लेंथ कैसे चेंज होती है, मास कैसे चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज होता है। भाई नहीं चेंज होता है, मतलब नहीं है सिलेबस में तेरे, ठीक है ना। वो हायर फिजिक्स की बातें हैं, क्रिस्ट फील्ड थ्योरीज आएंगी आगे जाकर के। जब आप बीएससी करोगे ना फिजिक्स में, मान लो आप में से किसी का शौक होता है कि मुझे फिजिक्स के अंदर कुछ आगे रिसर्च करनी है, तो आपको बीएससी करना पड़ता है। पहले बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो बीएससी के अंदर पढ़ाते हैं फील्ड थ्योरी। वहां पर ये चीजें आपको बताएंगे कि मास का चेंज कैसा होता है, कितना होता है, कितना ज्यादा वेरी कर सकता है मास, लेंथ वेरी कर सकते, कितनी ज्यादा कर सकते, लेकिन चार्ज वेरी करता ही नहीं है। समझ गए ना, चार्ज इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तुम किसी बॉडी पर चार्ज जो भी रखोगे ना, वो चेंज नहीं होगा। लिखा है ना, डज नॉट चेंज वट एवर बीट्स स्पीड। लेंथ चेंज हो सकती है, मैं यहां पे लिख देता हूं इन बातों को। लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों चेंज होते हैं, चेंज विद स्पीड कंपेरेबल टू। आप लिख सकते हो नोट्स में इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लिखना। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, उसके कंपेटिटिव हो जाए, उसके साथ अलाइन हो जाए, ज्यादा नहीं, सेम अलाइनमेंट ना हो, कम भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चेंज होती है, बट चार्ज तब भी कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो थ्योरी की बातें हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला या कोई सपोर्ट करने को भी कोई ऐसा डेरिवेशन इसकी सिलेबस में नहीं है आपके, और ना ही आपको जरूरत है ये पढ़नी। ठीक है, तो बस ये थी चौथी प्रॉपर्टी, और छोटी ही प्रॉपर्टी थी तो ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। ठीक है, पांचवे पर चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी पहली बार आपने 9th क्लास में सुनी थी। सर क्या बात कर रहे हो, 9th क्लास में सुनी थी? हां, 9th क्लास में सुना था आपने। जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ये पहली बार आप 9वीं क्लास में सुन के आए हो। अब मुझे अपनी मेमोरी में से याद करके बताओ कि आपको याद है कि आपने कहां देखा था ये। देखता हूं मैं किसको याद है। चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, और आप मुझे इस बात का जवाब दोगे कि सर ये क्लास 9th के कौन सी यादों की बारात है जो आप हमें याद करवाना चाहते हो। ये क्लास 9th की कौन सी वाई के बी है जो आप हमको देना चाहते हो, यानी यादों की बारात आप देना चाहते हो अपने को। मैं चाहता हूं कि आप पहले गेस करो, गेस करो यार, देखते हैं देखते हैं जवाब सही होते हैं गलत होते हैं। आ रहा याद? नहीं आ रहा? अरे 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 है, कुछ बच्चे हैं, वाह भाई वाह, 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 मजा आ गया, मजा आ गया। देखो यार, मतलब 50% बच्चे नो वाले भी हैं कि नहीं गेस कर पाएंगे, लेकिन आधे बच्चे जो हैं वो गेस बिल्कुल सही कर रहे हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का कुछ कुछ मामला याद है, इसे गीगर मार्टसन भी कहते हैं, ये फिजिक्स में है, आगे जाके आएगा। जब हम एटम नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा, और रदरफोर्ड में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था। कहते तो यही है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये नाम देते हैं ना उसको। गीगर मार्टसन नाम है इसका, एक्चुअल नाम है इसका गीगर मार्टसन। ठीक है ना, करेंगे इसकी बात हम जब एटम नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तुम चिल मारो, मैं तुमको याद दिला देता हूं, यादों की बारात। अच्छा एक बार मुझे ये और बता दो बेटा, 3 और 4 वाला क्लियर है क्या? फायर वाले इमोजी लगा के बताना एक बार। कोई बात नहीं, ये 5वां तो मैं बता ही रहा हूं आपको, एक बार 3 और 4 वाला भी कंफर्म कर दो, क्योंकि इसके लिए मैंने चैट ऑन करी नहीं थी, है ना। एक बार 3 और 4 भी कंफर्म कर दो, छोटी छोटी बातें हैं, लंबी बातें हैं नहीं इसमें। ठीक है, 3 और 4 भी एक बार कंफर्म कर दो मुझे। बेटा मोशन में नहीं था ये, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी मोशन में नहीं था। ये क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 में था, जहां रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है ना, उसके ड्रॉबैक्स में है ये बात। अभी पूरी बात रखूंगा आपके सामने, सब्र करो। पहले ये वाली बात मुझे बता दो कि क्लियर है कि नहीं। 3 और 4, 3 और 4 आसान था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। आई होप क्लियर है ना, बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। आओ भाई, ले लो मुझसे यादों की बारात। 9वीं क्लास का चौथा चैप्टर आपने पहली बार सुना और पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गोल्ड फॉइल लगाया गया था, याद है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल मारे थे एक साइड से, है ना, गन शूट करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की। एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल्स निकले थे, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, ज्यादातर सीधे चले गए, कुछ मुड़ के वापस भी आ गए थे, है ना, याद है ना, कुछ मुड़ के वापस भी आ गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया था सभा के सामने। सभा बैठी थी, पूरी सभा, साइंटिस्टों की सभा बैठी थी, सभा में अपना पब्लिश किया अपना मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसमें रदरफोर्ड ने यह बोला, सुनिएगा ध्यान से, उसमें रदरफोर्ड ने यह बोला कि भाई बीच में तो न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन्स कैरी करता है, जो कि पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह बातें बीच के लिए बोली उसने। न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं एटम का, एटम का न्यूक्लियस, है ना। बायो वाले ज्यादा खुश ना हो, ये वो सेल वाला न्यूक्लियस ना है बेटा, एटम वाले न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसके आसपास कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यही बात बोली रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके आसपास गोल गोल घूमता है। ठीक, तो सही बात है, घूमता है, सबको पता है घूमता है। तो गड़बड़ क्या है इसमें, पंगा क्या है इसमें? ये बोल के वो बैठ गया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब बोर साहब खड़े हुए उसी सभा में, नील्स बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे वो खड़े हुए, और वो दोनों गुरु भाई थे आपस में। मैं आपको बताऊं, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे, गुरु भाई बोलते हैं ना। जैसे गुरु भाई कौन होते हैं? जो एक ही टीचर से पढ़े हुए होते हैं, 2 क्लासमेट्स। तो क्लासमेट्स थे दोनों आपस में, कौन? रदरफोर्ड और नील्स बोर। तो नील्स बोर साहब खड़े हुए बोलते, एक बात बता रदरफोर्ड मेरे भाई, एक बात बता, तू ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है और घूमता रहता है, ये स्टेबल रहता है। कैसे स्टेबल रहता है ये? अगर कोई चीज गोल गोल घूमती है, हां जी, अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई चीज गोल गोल घूमती है तो ये गोल गोल घूमना एक एक्सेलरेटेड मोशन है।
ये गोल गोल घूमना एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल। याद कर 11वीं कक्षा, थोड़ी थोड़ी तो याद होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो याद होगी कि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। किस साइड लगती है? अरे नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर की तरफ लगती है ना, सेंटर की तरफ लगती है, नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन को कौन रोकेगा? मां और बेटी का संबंध है दोनों के बीच में, हां या ना? एक्सेलरेशन और फोर्स क्या है? दोनों मां बेटी हैं। एक्सेलरेशन बेटी है, फोर्स मां है, दोनों आएंगी तो साथ में आएंगी, नहीं तो नहीं आ सकती। यानी जन्म ही दिया है फोर्स ने, जन्म ही फोर्स ने दिया एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन तो यहां पे है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन करता है। क्या करता है? एक्सेलरेटेड मोशन करता है। और एक्सेलरेटेड चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी निकालना शुरू कर देगा। और बेटा अगर एनर्जी निकालना शुरू कर देगा तो वो एनर्जी फैलेगी, वो एनर्जी सराउंडिंग में निकलेगी, तो इसके पास से तो खो गई ना वो एनर्जी। अगर किसी ने एनर्जी निकाल दी सारी, अगर मैं यहां खड़ा खड़ा 5 घंटे बोलता रहूं पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कराता हूं, तो उसके बाद मुझे भूख लग जाएगी यार, लगेगी नहीं लगेगी? क्योंकि मेरे मुंह से गले से एनर्जी निकले जा रही है, निकले जा रही है, निकले, हाथों पैरों से एनर्जी निकले जा रही है। तो ऐसे ही मेरे में से जैसे एनर्जी रेडिएट कर रही है, इलेक्ट्रॉन में से भी एनर्जी रेडिएट करेगी। अगर रेडिएट करेगी तो फिर इसका चक्कर छोटा हो जाना चाहिए, और छोटा होता 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 ये तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ये बात नील बोर ने बोली, कह रहे समझा अब इसको तू, स्टेबल कैसे है फिर एटम, इलेक्ट्रॉन फिर स्टेबल कैसे है? अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करता 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 तो गोल घूम के घुस जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बना, रदरफोर्ड के मॉडल का ये ड्रॉबैक बना। फिर नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। वो मॉडल क्या था पढ़ेंगे कभी आगे जाकर के हम लोग, आपके चैप्टर में है ये, एटम नाम का चैप्टर पढ़ना है आपको सेकंड बुक में, तो वहां और बातें करेंगे इस बारे में। अभी के लिए इस बात को ठंडे बस्ते में डालता हूं क्योंकि ये दूसरी दिशा में निकल जाएगी बातें। मोटी बात यहां पर यह है कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन दिखाएगा, यानी अपनी स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड घटाएगा या गोल घूमेगा, 3 बातें होती हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है 3 बातें, याद रखना। जो बच्चे 11th थोड़ा कच्चा पक्का पढ़ के आए हैं उनको बता रहा हूं ये बात, जिन्होंने पक्की पक्की पढ़ी है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी कच्ची पक्की है 11वीं क्लास, वो इस बात को समझे कि एक्सेलरेशन का 3 मतलब होता है, स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना और गोल घूमना। स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना और गोल घूमना, याद रखना, ठीक है? काम आएगी 12th में भी ये चीजें, 12th में काम आएंगी, ठीक है ना? तो एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या हुआ? या तो गोल घूम रहा है या स्पीड बढ़ा रहा है या स्पीड घटाता, कोई चार्ज अगर है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है भाई, ये प्रॉपर्टी है उसकी, ये प्रॉपर्टी है। वो अपने में से एनर्जी निकालनी चालू कर देगा। पता किस फॉर्म में एनर्जी निकालता है? आप जानते हो? आप जानते हो किस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है? वो ईएम वेव्स निकालता है। 8th चैप्टर है क्लास 12th का आपका फिजिक्स में, ठीक है? वहां पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि लाइट भी उसमें से एक ही है। तो जो लाइट निकलती है ना बल्ब में से, ट्यूब लाइट में से, मोमबत्ती में से, ये लाइट देखिए ना निकलती हुई, स्क्रीन में से, फोन की स्क्रीन में से लाइट आ रही है, पीछे टॉर्च जल रही है, जो भी कोई लाइट का सोर्स है कहीं पर भी, वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन से ही ये चीज पॉसिबल हो रही है कि लाइट रेडिएट कर रहा है वो। तो जो लाइट फेंक रही है चीजें वो इसलिए फेंक रही हैं, ठीक है? कि इलेक्ट्रॉन अपर शेल में जाके नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट कर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो एनर्जी रेडिएट करता है हमेशा एक्सेलरेटेड चार्ज, दिमाग में रखना इस चीज को। ये 5वीं प्रॉपर्टी है। इसके बारे में कोई क्या बोलूं मैं, कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ आप वेरीफाई कर सकते हो इसको, है ना? हर चीज का मैथमेटिकल प्रूफ फिजिक्स में नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। बच्चे पूछते हैं क्यों 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 क्यों, हर चीज के पीछे क्यों लगाते हैं बच्चे, है ना? तो हर क्यों का जवाब नहीं है, नेचर ही ऐसा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि चलता हुआ चार्ज, एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज एनर्जी कैसे रेडिएट करता है, तो मैं ये कहूंगा बेटा उसकी प्रॉपर्टी है, ये करता है तो करता है। अब आप बोलोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल क्यों करता है, तो ये करता है तो करता है, प्रॉपर्टी है। नॉर्थ पोल को रिपेल क्यों करता है, करता है तो करता है, ठीक है ना? तो कुछ चीजें बाय नेचर ही ऐसी है ना? अब ग्रेविटी नीचे की तरफ ही क्यों लगती है, उल्टी क्यों नहीं लगती? अब कोई बच्चा इसका मतलब ये बताएगा सर धरती के सेंटर से लगती है। अरे तो सेंटर से खींचने वाली क्यों लगती है, फेंकने वाली क्यों नहीं लगती? फेंक दे धरती उस तरफ, क्यों नहीं करती ऐसा? तो इसका कोई जवाब नहीं है ना, वेरिफिकेशन है।
आप वेरीफाई कर सकते हो इन चीजों को। एनर्जी कंजर्व होती है, क्यों होती है? मास कंजर्व होता है, क्यों होता है? चार्ज कंजर्व होता है, क्यों होता है? हर क्यों का जवाब नहीं है तो है। नेचर को एज इट इज स्टडी करना पड़ता है अपने को, यह साइंस है। क्यों का जवाब मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। डीप डिग डाइव करने पर, अंदर खोदने खादने पर चीजें मिलती हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारी चीजें वेरीफाई ही करी जाती हैं यहां पर, है ना। एंगल आई एंगल आर के इक्वल क्यों होता है? 10th क्लास। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल क्यों होता है? तो नहीं हो क्या? होगा, नेचर है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें उसके नेचर के ऊपर ही बात होती है। तो ऐसे में आपसे बता रहा हूं कि चार्ज जब भी एक्सेलरेट करता है इट रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है ना। तो ये 5th पॉइंट था, ये 5th प्रॉपर्टी थी, ठीक है। क्या लिखा है? एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब मैं आपको एक और छोटी छोटी बातें और बताता हूं, ठीक है। इसको आप जरूर नोट करना, जो ये छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, चार्ज की 3 स्थितियां होती हैं। स्थिति मतलब होता है, स्थिति की इंग्लिश क्या होती है? अब ये स्थिति, पोजीशन, स्थिति, कंडीशन, हां 3 कंडीशंस होती हैं चार्ज की। हिंदी मुझे कभी कभी बहुत अच्छी आ जाती है, इंग्लिश भूल जाता हूं, ठीक है। तो चार्ज की मोटी मोटी 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? सुनियो, ठीक है। पहली कंडीशन, या तो चार्ज रेस्ट पर होगा, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। दूसरी, या तो चार्ज मोशन में होगा। हां सही है। तो मोशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, यानी सीधा सीधा चलते रहना और सेम ही स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन से चार्ज चले जा रहा है, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन होती है चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक्सेलरेटेड, ठीक है। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन है ही नहीं। आप चेक कर लो, सोच लो आराम से, आप सोच लो आराम से, कोई चौथी कंडीशन चार्ज के बारे में बनती हो तो या तो चार्ज रुका हुआ होगा या वो चल रहा होगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज हो सकती है क्या? आप मुझे बताओ। या तो चार्ज रुका हुआ है, या तो कोई बॉडी रुकी होती है, या कोई बॉडी चल रही होती है ना। अब चल रही है तो उसके 2 भाग हैं, या तो वो सेम स्पीड से चलेगी, माने कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, या फिर वो एक्सेलरेट करेगी। इसके अलावा कोई चौथा नहीं है, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब सुन, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है ना, इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट, रुका हुआ, आराम से बैठा हुआ, शांति से, कोई नहीं छेड़ रहा इसको, किसी ने धक्का नहीं मारा, किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं ठुकराया, मस्त बैठा है आराम से, इसकी वेलोसिटी लिखेंगे 0, है ना। चार्ज रेस्ट का मतलब क्या? कि वेलोसिटी 0 है इसकी, कहीं जा ही नहीं सकता, बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये रेडिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडिएट करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ेंगे। ई के ऊपर वेक्टर साइन लगाते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो खड़ा चार्ज होता है, जो रुका चार्ज होता है, वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। सर इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी? अबे वही रिपल्शन अट्रैक्शन, 2 चार्ज रिपेल करते हैं ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, हां उसी की बात हो रही है। और 2 चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, प्लस माइनस, हां उसी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है वो, समझ गए ना। तो कोई चार्ज अपनी फील्ड बनाता है, अपना दायरा बनाता है, पर वो रुका चार्ज ही बनाएगा। जब चार्ज रुकेगा तो ही वो काम करेगा, ठीक है। तो रुका चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बस। दूसरे पर आते हैं। इमेजिन करके कोई चार्ज रुका नहीं है तो क्या कर रहा है? चल रहा है। चल रहा है तो कैसे चल रहा है? चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन में, सीधा सीधा जा रहा है, मुड़ भी नहीं रहा। कि मुड़ेगा तो देखो एक्सेलरेशन हो जाएगी, याद है ना। मुड़ा अगर, या स्पीड बढ़ाई या घटाई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। मुड़ नहीं रहा, सीधा सीधा जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। तो क्या करेगा? तो 2 काम करेगा, ध्यान से सुनियो, 2 काम करेगा। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा, उससे तो कोई नहीं रोक सकता इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से अब तो कोई ना रोक सके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा, साथ ही साथ जब ये चार्ज चलना चालू होगा ना,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा। ऐसे निकलती है वो गोल गोल। आपको याद है 10th क्लास थोड़ी थोड़ी नहीं याद तो भी कोई बात नहीं, इसके बारे में तो पूरे चैप्टर पढ़ने हैं आपको 12वीं में तब यादों की बारात दे दूंगा। ठीक है, तो जब कोई चार्ज चलता है ना तो ऐसे छल्ले छल्ले, छल्ले समझते हो ना, चूड़ियां, रिंग्स, रिंग रिंग वाले फॉर्म में, रिंगा रिंगा फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेटा इसको। तो दोनों बनेंगी। तो सर आप ये कहना चाहते हो मतलब कि एक रुका चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता? क्या नहीं बना सकता? गांठ बांध ले इस बात को, नहीं बना सकता। एक रुका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्यों? क्यों सर क्यों? क्यों का जवाब नहीं है क्यों का जवाब नहीं है, नेचर है। क्या बोलूं, क्या जवाब दूं ठीक है ना, हायर फिजिक्स में भी जवाब नहीं है इसका। ठीक है ना, और मैंने हायर फिजिक्स पढ़ी भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। मैं बीएससी थोड़ी ना था, मैं तो बीटेच था, बीटेच इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूं। ठीक है ना, तो रुका चार्ज केवल और केवल, एक सर यहां पे आ गए हैं मस्त वाले, ठीक है ना, जो आपको शक्ल से तो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो तबला वादक हैं। ठीक है, लेकिन भाई साहब उनके पास फिजिक्स की अथाह समुद्र जितनी नॉलेज है, और वो इंजीनियरिंग वाले छात्रों को पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे ना आगे जाकर के, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि जो बीटेक के 4th ईयर में होते हैं, है ना, या बीएससी के फाइनल ईयर में होते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए, इंजीनियर के लिए अपना आवेदन रखते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो बच्चे तो नहीं होते हैं, वो सर जितने ही होते हैं। सर मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका, प्लीज प्लीज क्लास में आइए। ये भाई मेरे मित्र हैं, बहुत बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, ये कानपुर से हैं सर। और सर आप अपना नाम खुद बताओ, मैं तो आपको जिस नाम से बुलाता हूँ बच्चे सुन के हंस पड़ेंगे ना, तो आप अपना नाम खुद ही बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम सिंह। और जैसा कि रक्षक सर ने बोला है, भाई रक्षक सर बहुत अच्छे टीचर हैं। इनसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर होते हैं। सर के साथ हमारे डिस्कशन होते हैं। डाउट अगर नहीं क्लियर होंगे तो सर कर देते हैं। अरे नहीं अरे ये मेरे डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके मुंगराले वाले देख के कैसा लग रहा है ना कि थोड़ी देर में अभी जाके कपड़ा पड़ा उतार के तबला बजाने वाले हैं। ये इन्होंने, आपको पता नहीं है, बुली हैं। नहीं बुली नहीं, यार कैसी बात है। वो बुली होना मैंने छोड़ दिया सर। बुली करना मतलब बुली करना छोड़ दिया। मैं बुली कर रहा हूँ। नहीं यहाँ बुला के कर रहे हैं। नहीं देखो शिवम सर हैं, ठीक है, और गेट की कैटेगरी के बेताज बादशाह है ना। कैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को आपने चैट बंद करके ऐसे रोक रखा है। अरे सर एकदम शांति से पढ़ा दे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं ये तो मैं देखता हूँ बाहर से जाते हुए। भाई नहीं अरे मैं स्ट्रिक्ट टू गया मैं। आप लोग बता दो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं या नहीं है ये? मैं इनकी क्लासेस बाहर से देखता हूँ। स्ट्रिक्ट टू क्या मैं? हेलो मलिंगा बोल रहे मलिंगा सर, ऐसा ही नाम रख दिया आपका, मलिंगा। यार मत करो, ये पूरे ऑफिस में बता देंगे मलिंगा सर। हाँ देखो लिख रहे हैं, सारे लिख रहे हैं कि हाँ। नहीं मना कर रहे हैं यार। यस कह रहे हैं, देखो बुली में बहुत पूकी टीचर हैं, बहुत प्यारे टीचर हैं। देखो बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। नहीं कह रहे स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं है यार, कहाँ स्ट्रिक्ट। अरे ये आ गया। चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वैसे क्लास को, मैं भी एक क्लास कर रहा हूँ। हाँ मैंने कहा सर से सर वैसे एक छोटा सा डाउट आप मुझे बताते चलो ना यार। रुका चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चलता चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्यों? सर ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। ये बच्चे ऐसी चीजें पूछते हैं क्यों, तो मैं इनको बोलता हूँ बेटा ये बेसिक नेचर है। बेटा देखिए, बहुत छोटी सी बात आप समझ लीजिए, ये जो टीचर यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, नहीं अरे वही बात है ना सर। अब इन सब चीजों में मैं आपकी क्लास हाईजैक नहीं करूंगा ना, बच्चे बोलेंगे आप ही पढ़ाइए। अच्छा ठीक है सर, जो बोल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए। और ये छोटे मोटे डाउट रक्षक सर से कोई क्यों पूछने हैं भाई? रक्षक सर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल के डाउट मैं पूछता हूँ और ये मेरे क्लियर करते हैं। ठीक है, मन लगा करिए। इसका जवाब पता इनके पास भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। ये सच बात है। अभी मैं आ जाऊंगा। चलो बाय। तो आप समझिए कुछ बातों को ना, कुछ चीजें जो होती है वो बाय नेचर होती हैं, चीजें है ना, चीजें जो है कुछ दैट इज बाय नेचर। तो ये नेचर ही कुछ ऐसा है कि भाई जो चलता चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बनाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले पर। ये जो तीसरे टाइप का चार्ज है, तीसरे टाइप का जो मोशन है वो है एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि स्पीड बढ़ाना या घटाना या गोल घूमना, तीनों में से कुछ भी हो।
तीनों में से कुछ भी हो। सर दोनों हो जाए तो, कि सर स्पीड बढ़ा है भी और गोल भी घूमे, हाँ तो भी ठीक है, तो भी वही बात है, मतलब एक्सेलरेट करना चाहिए, मेन बात ये। तो बच्चा पूछता सर स्पीड भी बढ़ा रहा है और गोल भी घूम रहा है, तो हाँ तो भी ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ाना, घटाना, गोल घूमना, तीनों का मतलब एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रेडिएट करता है। जी हां, सही सुना आपने, सही सुना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रेडिएट करता है। एक और चीज रेडिएट करता है जिसका पीछे नाम लिखा हुआ था, एनर्जी, EM वेव्स के फॉर्म में। तो तीसरी चीज जो यहां से निकलती है भाई वो है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये एनर्जी रेडिएट करना चालू कर देता है। ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो दिखा रहा हूं मैं खाली ऐसे ही, ऐसे नहीं निकलती है EM वेव, ऐसी नहीं निकलती है, वो ऐसे निकलती है, ठीक है ना। वो दिखाएंगे आपको डांस करके जब 8 चैप्टर आएगा तब, ठीक है ना। अभी 8वें चैप्टर की वेट करो, बहुत बाद में आएगा वो, ठीक है। तो तीनों चीजें निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और EM वेव्स भी, ठीक है। तो ये बातें अपने पास लिख लेना, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको डेफिनेटली काम आएंगी, ठीक है। हाँ, तो ये थी प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो ऐसा होगा, स्कूल में ना 10 प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती हैं चार्ज की, हाँ, और भी कुछ अंड बंड शंड प्रॉपर्टियां पढ़ा देते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं, मोटी मोटी एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टीज है वो इतनी ही है, ठीक है। मोटी मोटी 5 प्रॉपर्टी ही है चार्ज की, पढ़ाने को 10 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, इन्हीं में से तोड़ तोड़ के और प्रॉपर्टी बताई जाती है, ठीक है ना। स्कूल वाली मैडम भर भर के लिखवाती है, इसमें इतना नहीं लिखने की जरूरत आपको, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अगर कुछ ऐसी वैसी कोई चीज हो तो अपने नोट्स में आप बेशक से नोट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, 5 प्रॉपर्टियां मोर देन सफिशिएंट है। इनमें से बोर्ड का क्वेश्चन कैसे बनता है वो तो आगे जाके देखेंगे हम, अभी नहीं। ये तो बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, आगे जाके जो बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर वो आगे जाकर के चीजें देखेंगे हम, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी तो बहुत बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक यह है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग, करते हैं चलो इस बारे में बात, ठीक है ना। ये चार्जिंग का मतलब क्या होता है। आपको लगता है चार्जिंग का मतलब चार्ज आ जाता है, तो चार्ज आ जाता है का मतलब क्या, चार्ज पैदा हो जाता है कहीं से। आपको सीधी सी बात मैंने बताई कि चार्ज कभी पैदा नहीं हो सकता, चार्ज अंदर ही है बॉडी के, बात समझ रहे हो ना। चार्ज बॉडी के अंदर ही है, या किसी और बॉडी से लाया जाएगा उसके ऊपर, लेकिन चार्ज को जन्म दिया जा रहा है, यह चार्जिंग का मतलब नहीं होता है। बात को समझना, चार्जिंग से बच्चा बहुत सारे मिसकंसेप्शन पाल लेता है। चार्जिंग वर्ड सुनते ही, चार्जिंग का मतलब सर बॉडी पे चार्ज आ जाता है। अरे हां, बॉडी पे चार्ज आ जाता है, पर आता कहां से है, पैदा होता है क्या उसमें से, नहीं नहीं, पैदा नहीं होता है बेटा चार्ज। ना चार्ज कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है, जानते हो ना ये बात। ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है चार्ज की। तो फिर होता क्या है, ट्रांसफर होता है कहीं ना कहीं से, या अंदर ही होता है तो उसको उजागर कर लिया जाता है, उजागर करते हैं चार्ज को, जगाते हैं चार्ज को ठीक है। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स है। बहुत बड़ा टॉपिक अब ये नहीं रहा, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। जेई के अंदर इसको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है आज भी, क्योंकि जेई में एडवांस में जाकर के इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसमें से एक चीज तो कटी चुकी है, एक मेथड तो काट ही दिया, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूं उसको, मैं उसे फिर भी करवाता हूं। टीचर लोग करवाते नहीं है उस मेथड को। 3 मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 है, उसमें से तीसरा वाला कट गया है, सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन मैं तब भी करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो आगे जाके काम आएगा सेकंड चैप्टर में जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको करवा ही दे रहा हूं, करवा ही दूंगा, तीनों करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट है बाय रबिंग, रगड़ के, बाय रबिंग, और इसको बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं सभ्य भाषा वाले लोग, है ना। जो सभ्य समाज के लोग हैं वो बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, और मेरे जैसे असभ्य लोग कहते हैं रगड़ के बना दो भाई चार्ज बॉडी बने, रगड़ के बना दे, ठीक है ना। तो रगड़ के कैसे बनाई जाएगी बॉडी, देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, टच करके, छू के। लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, फिजिकल टच, छूना ही पड़ेगा तुझे, छूना ही पड़ेगा, बॉडी छुआनी पड़ेगी, बॉडी टच करवानी पड़ेगी, एक से दूसरी बॉडी को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिजिकल टच देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कंडक्शन, उसे बोलते हैं कंडक्शन। और तीसरा वाला होता है
यही कट गया है बेटा, जो तीसरे वाला है ना, इसी की डिटेल्स कट गई हैं। इसकी थ्योरी नहीं मिलती अब एनसीईआरटी के अंदर। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो मिल जाएगी, पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो मिल जाएगी, नई एनसीईआरटी में नहीं है ये बाय इंडक्शन, ठीक है। लेकिन मैं ये बताऊंगा क्योंकि ये काम आता है, और ये एक जगह नहीं, ये 2 चैप्टरों में काम आएगा आगे जाकर के, चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। 2 जगह पे काम आता है बाय इंडक्शन, ठीक है। बाय इंडक्शन का मतलब क्या है? बिना छुए, बिना टच करे। वाह भाई वाह सर, कैसे बिना टच करे? कैसे? हाउ? बिना छुए कैसे आप चार्ज पैदा करवा देते हो किसी चीज में? देख, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ। ये सब पढ़ने से पहले, ये सब पढ़ने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ। देख, मुझे एक बात बता, तू कब इस बात को मानेगा कि कोई बॉडी चार्ज है? चल चार्जिंग बाद में पढ़ेंगे, मुझे ये बता, तू कैसे मानेगा कि कोई बॉडी चार्ज है और कोई बॉडी चार्ज नहीं है? कैसे मानेगा इस बात को? बता, सोच 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 सोच, सोचना पड़ेगा। रट के काम चलता नहीं है ना, वो आपने 11th क्लास में देख लिया। रट के काम चलता नहीं, रट के काम तो 50% ही चल पाता है। 50% नंबर अब भी आ जाएंगे रट के, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोचना सीखो, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सोच इंड्यूस करवाऊं कि भाई सोच जरा, कैसे तू मानेगा कि कोई बॉडी चार्ज है? कैसे तू मानेगा कि कोई बॉडी चार्ज नहीं है? देख समझ, हम तब मानते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या कोई बॉडी चार्ज नहीं है जब चार्ज अपीयर होता है। जब चार्ज क्या होता है? अपीयरेंस होती है चार्ज की, यानी चार्ज दिखना चालू होता है, चार्ज ऊपर आना चालू होता है, चार्ज बॉडी के ऊपर जमना चालू होता है, तब हम ये बात बोलते हैं कि बॉडी चार्ज अपीयर कर रही है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया, नाउ इट इज अ चार्ज्ड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं चैट ऑन करूंगा और चैट ऑन करके आपसे पूछूंगा कि बताइए ये बॉडी चार्ज है या ये बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है। आजा, इधर देख, ये कोई स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर के पास 10e प्लस वाले चार्ज है, ठीक है, और 10e ही माइनस वाले चार्ज है। इसका मीनिंग तो अब आप समझते हो ना, क्वांटाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। इसका मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है ना। कौन हुआ फिर ये? नियॉन गैस का एटम हुआ ये। हा ही लीबे बकनो फने, हाइड्रोजन हीलियम नियॉन, तो 10वां है ना, जिसके पास 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। मुझे बता, ये चार्ज है कि अनचार्ज है? जल्दी से, ये चार्ज है? न्यूट्रल सॉरी, न्यूट्रल। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज है या न्यूट्रल है? अनचार्ज मत बोलना, गलती से मैंने अनचार्ज वर्ड बोल दिया, गलती से मैंने अनचार्ज बोल दिया। अनचार्ज नहीं है ये, हां, लेकिन ये न्यूट्रल है क्या? इस पर नेट चार्ज कितना है? शाबाश, इस पर नेट चार्ज 0 है। क्यू नेट इज 0, यानी ये न्यूट्रल है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये न्यूट्रल है। अब मेरे पास 2 मेथड हैं, मेरे पास 2 तरीके हैं क्या करने के, इस बॉडी को चार्ज करने के, ठीक है। चल, सबसे पहले ये बता कि अगर मैं इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहूं, है ना, अगर मैं चाहूं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और अगर मैं चाहूं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोल जल्दी से। मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, हाउ? कैसे बनाऊं? सुन, इसमें से अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? जल्दी बता। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? फटाफट बोल बेटा, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? शाबाश, 10 ही हैं। वेरी गुड, 10 ही प्रोटॉन है। और भाई अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं, चेक कर, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं मैंने, है ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं, तो प्रोटॉन थोड़ी ना छिड़ेंगे, वो तो उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन थोड़ी छिड़ेंगे, वो तो 10 के 10 ही रहेंगे यार, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप इनको टोटल करो, आप टोटल करोगे तो +2e का चार्ज आप एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना, +2e का चार्ज आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा, +10e -8e, तो कुल मिलाकर के +2e हो गया, है ना। क्या ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज दिख रही है अब आपको? क्या अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है? हां, हो गई है सर, बिल्कुल हो गई है। ठीक, इधर आ जा, नेगेटिवली चार्ज बनाता हूं, ठीक है।
ऐड कर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, बता इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? इधर आ जा, इधर आ जा, बता इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? नीचे वाले की बात कर, नीचे वाले की बात कर, नीचे वाले की बात कर, बता इसके पास अब प्रोटॉन कितने होंगे? शाबाश, वेरी गुड, यस मेरे जंग बहादुर, बोल जल्दी से। अब इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? हां जी बिल्कुल सही है, 10 ही होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10 प्रोटॉन होंगे। लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? पहले 10 थे, पहले 10 थे, 3 और जोड़ दिए भाई, कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के कितने हो गए? हां जी सर बिल्कुल ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के 10 में 13 हो गए हैं, यानी कुल मिलाकर के नेगेटिव, ये है ना, स्पेलिंग ठीक है कि नेगेटिवली सही, 10 और 13 यानी कि -3 का चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, उभर के आ रहा है, अपीयर हो रहा है, तो इसलिए बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। बात सही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने को इतना समझ में आया कि जब भी कोई बॉडी पर चार्ज चढ़ाना हो या चार्ज उसका दिखाना हो, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। बात सही है, बात सही है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बिल्कुल। एक बार मैं चैट बंद कर रहा हूं, है ना, आप मेरी बात पर थोड़ा गौर करना, आप मेरी बात पर थोड़ा गौर करें, इसलिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है ना, और आपका डिस्ट्रैक्शन वो वाला हट जाए जो एकदम से ऐसे चल के चैट भागती है ना, उस पर से आपका ध्यान हट जाए। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। देख, कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज उभार के दिखाना हो, अपीयर करवाना हो, कहना हो कि ये बॉडी पॉजिटिव है, ये बॉडी नेगेटिव है, तो कैसे बोलेगा? ऐसे बोलेंगे बेटा कि जब उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टेक्निकल शब्द है, फिर से बोलता हूं, जब दोनों का सेम चार्ज प्लस और माइनस का था, तो एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी ना, एक इक्विलिब्रियम स्थापित था ना भाई, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा था ना, कि प्लस और माइनस दोनों बराबर है, ये प्लस ये माइनस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये वाला हिस्सा घट जाएगा, ये ऊपर आ गया, यानी अपने आप ही क्या हो गया? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो हम कंपैरेटिव टर्म्स में बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने दोनों ही केस में केवल इलेक्ट्रॉन को ही छेड़ा, प्रोटॉन क्यों नहीं छेड़ा? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये 10वीं क्लास के बच्चों से पूछता हूं मैं, देखता हूं कि आप इसका जवाब सही देते हो क्या। मैंने दोनों ही केस में केवल इलेक्ट्रॉन छेड़ा, मैंने इलेक्ट्रॉन ही हटाया, मैंने इलेक्ट्रॉन ही लगाया, मैंने इलेक्ट्रॉन ही हटाया, मैंने प्रोटॉन क्यों नहीं छेड़ा? मैंने प्रोटॉन क्यों नहीं छेड़ा? शाबाश ज्ञानदीप दास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस इट इज हार्ड टू रिमूव नहीं बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसे रगड़ वगड़ के, टच करा के, बिना टच कराए जादू मंत्र करके, ये जो मेथड मैंने आपको लिखवाए ना, ये रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, इन मेथडों से हार्ड टू रिमूव नहीं, इम्पॉसिबल टू रिमूव है। इम्पॉसिबल है प्रोटॉन हिलाना। अरे प्रोटॉन कहां रहता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स जब ओवरकम होती है ना, तो हिरोशिमा नागासाकी होते हैं। तबाही, त्राहिमाम, हे ईश्वर अब तो आप ही हैं मालिक, समझ रहे हो ना भाई। तबाही मचती है चारों ओर, बिल्डिंगें पिघल के नालियों में बहती हैं, सड़कों पे बहती हैं, बिल्डिंगें पिघल के समझ रहे हो ना। कंक्रीट मेल्ट होकर के जमीन में बह जाता है, नदी की तरह बहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना तो बच्चों वाली बातें हैं, बात को समझना। इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जाना तो ऐसे हो जाता है, ये देख, ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो ये हो गया, यहां से यहां कुछ चले गए, यहां से यहां कुछ चले गए, दिखेंगे कोई भी नहीं पर चले गए हैं वो, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो यूं है, चुटकियों में होता है इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन का ट्रांसफर मजाक कर रहा है क्या भाई? प्रोटॉन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब चीजों से पॉसिबल नहीं है। वो फिर आपको बम ही फोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको न्यूक्लियर रिएक्टर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसके चक्कर में ईरान और यूएस की वॉर चल रही है। खैर चल तो और चक्करों की वजह से रही है, जो कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, उसने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं, नीचे बना रखे हैं, एकदम अंदर नीचे, बिल्कुल बंकर के अंदर, बिल्कुल बेसमेंट, डबल बेसमेंट में। तो उसने B2 बॉम्बर से बॉम्ब मार दिए, जो बंकर बस्टर बॉम्ब होते हैं।
अमेरिका आया, उसने वो मार दिए, बंकर बस्टर बम मार दिए, ठीक है ना। तो क्या उसका प्रोग्राम रुक गया? क्या कहीं कहीं जगह खोल रखा होगा उसने प्रोग्राम, ठीक है ना। इतना बड़ा देश है ईरान भी तो ठीक है ना। तो जो ईरान यूएस वॉर चल रही है वो ऑफिशियली इसी चीज को लेकर के चल रही है कि भाई तू प्रोटॉन मत रिमूव कर ठीक है। ईरान को कह रहे हैं तू न्यूक्लियस में से बेटा प्रोटॉन मत निकाल, सीधी बात, ठीक है। यानी कि तू एटम बम ना बना ले, कहीं तू न्यूक्लियर बम ना बना ले, कहीं तेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी विस्फोटक तौर पर ना आ जाए ठीक है। खैर, मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस करने से यह बैलेंस मेंटेन रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से रिवाइज कर लो इस बात को, जल्दी से समराइज कर लो इस बात को, है ना? है ना? सही बात है ना? जब यह बैलेंस बना रहेगा, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा कर दिया तो नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको कम कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही बॉडी पर हमेशा चार्ज अपीयर होता आया है, होता रहेगा। कैटायन सुने हैं बनते हुए, ऐसे ही बनते हैं। एनायन सुने हैं बनते हुए, ऐसे ही बनते हैं। 9वीं क्लास में पहली बार सुने थे आपने कैटायन एनायन पे चार्ज आता है, क्यूप्रिक कैटायन, क्यूप्रिस कैटायन। वो कैसे आता है? Cu2 प्लस Cu3, Cu प्लस Cu2 प्लस कहां से आता है? ऐसे ही तो आता है भाई। ये सारे चार्ज जो एटम के ऊपर आते हैं, एटम तो न्यूट्रल है बाय नेचर, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, पर उसमें इलेक्ट्रॉन हटाने या डालने से ही ये चार्ज अपीयर होता है ना। केमिस्ट्री पूरी बनी ही इस पर है भाई, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना, केमिस्ट्री खत्म, है ना। केमिस्ट्री खोलो, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बुक बंद कर दो, केमिस्ट्री खत्म इतना ही है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना ही केमिस्ट्री है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स इससे बहुत बड़ी है, आओ पढ़ते हैं नहीं, मैं केमिस्ट्री वालों की बेइज्जती नहीं मार रहा, मेरी तो बीवी खुद केमिस्ट्री पढ़ाती है भाई, ना ना। मैं कोई कैसे ऐसे काम कर सकता हूं क्या? मैं मजाक कर रहा हूं। आओ, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पहला मेथड जो मैंने अभी करके दिखाया है ना, आप ये खुद भी करके देख सकते हो, और मुझे लगता है बच्चों ने करके देखा भी होगा, है ना। लौंडे लोग तो कर ही लेते हैं, लड़कियां भी कर लें, शर्माए ना। बड़े बड़े बाल होते हैं, जब सूखे बाल हो आपके, है ना, जब गीले ना कर रखे हो आपने बाल, जब सूखे बाल हो, है ना, तो बालों में स्केल रगड़ना, प्लास्टिक वाला स्केल रगड़ना, लोहे वाला मत रगड़ना। जो स्टील वाला स्केल है उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मुश्किल है उससे करना, क्योंकि वो कंडक्टर है तो आपके हाथों में से चार्ज जाकर के वापस धरती में ग्राउंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो प्लास्टिक वाला जो स्केल है ना, अपने सिर के पीछे रगड़ना, यहां पे जो सूखे बाल होते हैं ना, इधर, है ना, इधर रगड़ना, ठीक है ना, ततड़, है ना, तो रगड़ना। ये क्या निकल गया मेरे बालों में से? इतना डेंड्रफ तो नहीं है यार, शैम्पू ही किया आज तो, पता नहीं, चलो ठीक है। तो स्केल रगड़ा बालों में, सूखे बालों में रगड़ना, तेल वाले बालों में नहीं बेटा, पूरा तेल चिपक जाएगा, ठीक है। सूखे बाल में रगड़ने का, अभी मेरे बालों में तेल लगा हुआ है तो मैं आज रगड़ के दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन कभी सूखे बाल हुए तो दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने लास्ट ईयर मुझे एक वीडियो भेजी थी बना करके, अगर आप भी मुझे भेज पाओ या मुझे टैग कर पाओ, क्योंकि मुझे पता है इंस्टा पर बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत बच्चे जुड़ गए हैं मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आप ये कर पाओ खुद से तो करके देखना। क्या करना है आपको? स्केल रगड़ा, ठीक है, पेपर की बिट्स तोड़ ली, है ना, और वो स्केल को ले जाकर के पेपर की बिट्स के पास रखना। आप देखोगे पेपर की बिट्स जाकर के चिपक जाएंगी स्केल को जाके चिपक जाएंगी। स्केल ऐसे उठाओगे, पेपर की बिट्स भी साथ साथ उड़ जाएंगी उसके, है ना। गुब्बारे के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। अगर आपका हैप्पी बर्थडे था आजकल परसों में, या किसी के हैप्पी बर्थडे पे आप गए थे आजकल परसों में, ठीक है ना, तो गुब्बारे लगे हुए होंगे, है ना, तो एक गुब्बारा उखाड़ लेना, फोड़ना नहीं बेटा, गुब्बारा उखाड़ा, वहां से टेप टूप लगी थी तो वहां से उखाड़ा, सिर के पीछे रगड़ना मस्त एकदम बढ़िया से, आधा मिनट रगड़ना मस्त एकदम, ठीक है। उसके बाद दीवार पे लगाना, वो चिपका रह जाएगा दीवार पे ही वो दीवार पे ही चिपका रह जाएगा, बिना टेप के चिपकेगा, चार्ज से चिपकेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपकेगा, ठीक है ना। तो ये रगड़ने से होता क्या है? मोटी बात यह है कि रगड़ने से होता क्या है, जैसे मैंने 2 हाथ रगड़े तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगी, हाँ वो तो होगी। उस गर्मी से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात सुन ले, गहरी बात बता रहा हूं। जब तू 2 चीजों को रगड़ता है ना तो गर्मी पैदा होती है ना, फ्रिक्शन से, बाय फ्रिक्शन लिखा ना पीछे, फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, ज्यादा एनर्जी आ गई, एक्साइट होकर ट्रांसफर मारते हैं, इस जगह से इस जगह ट्रांसफर, या इस जगह से इस जगह, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किधर ज्यादा। अब केमिस्ट्री में ज्यादा अपन नहीं घुसेंगे, छोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा कहां से कहां इलेक्ट्रॉन भागता है, वो छोड़ दो। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं तो भागता है, ये बात पक्की है। और जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है ना बायो वालों, फिर हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है ना, तो वही वाली बात है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के आएगा वहां हो जाएगी डेफिशिएंसी,
और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां आ जाएगी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। नहीं मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई खुशहाली वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कहानी है। तो जब रबिंग होती है, रगड़ते हैं जब दो चीजों को, तो हीट से, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होकर के कूद जाता है कहीं से कहीं, जिधर से निकलेगा उधर प्लस और जिधर पहुंच गया उधर माइनस, ठीक है। अब इसमें आपके दो एग्जाम्पल हैं, सुन लो, इसमें आपके दो एग्जाम्पल बनते हैं। पहला सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड, और दूसरा वूलन क्लॉथ ले लो, है ना, वूलन क्लॉथ या वूलन फर भी हो जाता है, फर भी लिख लेते हैं इसको कभी कभी, है ना, फर एंड एबोनाइट रॉड, ठीक है, सही। ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्या कर रहे हैं देखो, सिल्क क्लॉथ लिया, ध्यान से देखियो, ये सिल्क क्लॉथ लिया, इसको ग्लास रॉड से रगड़ा, मान ले ये ग्लास की रॉड है, ठीक है ना, दिस इज ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड से रगड़ा, और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है ना। आपने इनको रगड़ा आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, सिमिलरली ये वूल वाले फर है ना, ये वूलन फर है, या फिर कैट फर भी बोलते हैं इसको, जो बिल्ली के फर होते हैं वो भी, ठीक है ना। और इसके साथ में क्या है, एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट एक मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है एबोनाइट, तो ये एबोनाइट की रॉड है, ठीक है। तो आपने इसको किसके साथ रगड़ा, फर के साथ या वूल के साथ रगड़ा, ठीक। तो क्या होगा, सुन ध्यान से सुनना, शॉर्टकट दे रहा हूं, आरडीएक्स दे रहा हूं, आरडीएक्स याद रखेगा तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसका आरडीएक्स यहीं कोने में लिख देता हूं, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं। आरडीएक्स क्या है, सुन, आरडीएक्स ये है कि जब ये रगड़े जाएंगे आपस में तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर सवाल आता है, इस पर क्वेश्चन बोर्ड में बनता है, ठीक है ना, कि किस पर नेगेटिव आया किस पर पॉजिटिव आया। तो इसको तो रट्टा ही मारना पड़ता है अपने को, आप समझ रहे हो ना, मतलब किस पर नेगेटिव आया किस पर पॉजिटिव आया कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है, कार्डियक्स बना रखा है, वो सुन लो क्या है शॉर्टकट। ये है, ये क्या लिखा हुआ है, एबोनाइट। एबोनाइट स्टार्ट होता है ई से, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो समझ जा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कलर चेंज करता हूं, क्या आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। जब ये रगड़ जाएंगे आपस में, उसके बाद की कहानी है बेटा ये, जब ये रगड़े जाएंगे ना आपस में, ये मान ले वूल है, ये मान ले एबोनाइट रॉड है, और इसको ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया से इसको ऐसे रगड़ दिया, ठीक है, रगड़ के हटा दिया, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वूलन फर जो है इन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। उल्टा ही आएगा ना, हमेशा उल्टा ही आएगा ना, कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे ना भाई, ठीक है ना। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। डन, इतना समझ में आया इसका। और इसके लिए क्या है, इसके लिए बिल्कुल उल्टा है, जो यहां हुआ था उसका उल्टा यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्लास रॉड पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और सिल्क पर आता है नेगेटिव चार्ज, याद रहेगा, ठीक है। आरडीएक्स क्या हुआ, आरडीएक्स मतलब ई फॉर एबोनाइट और ई मतलब नेगेटिव चार्ज, बस इससे याद रखना, इससे याद रखना, ठीक है। डन है, डन है, आसान हो गया याद रखना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। जब ग्लास रगड़ा जाएगा सिल्क क्लॉथ से, ठीक है ना, ये ग्लास रॉड है, कांच की रॉड है, कांच की रॉड, उसको सिल्क क्लॉथ से ऐसे 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 रगड़ दो और अलग कर दो फिर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नहीं, यानी इसका उल्टा होगा, जो इसमें हुआ है ना, जो इसमें चार्ज है उसका उल्टा यहां पे आएगा। तो आप एक भी याद रख लोगे सब याद हो जाएगा, एक भी याद रख लो, आप 4 सवालों के जवाब दे सकते हो, है ना। चल मैं आगे खड़ा हो जाता हूं, इसके आगे खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। रब होने के बाद ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा, बता बता, अभी हो जाए टेस्ट, अभी हो जाए तेरा आरडीएक्स का टेस्ट, जल्दी जल्दी बोल। रगड़ लेने के बाद, रबिंग होने के बाद, बाय फ्रिक्शन चार्ज होने के बाद ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा,
ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा ठीक ठीक। अच्छा ये बता एबोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? 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 हाँ, सब दोनों को रब कर दिया बेटा आपस में, उसको ऊपर वालों को भी रब कर दिया, नीचे वालों को भी रब कर दिया। ठीक है, अब बता एबोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आरडीएक्स लगाना सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। आइए कंडक्शन को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 8:35 हो गए, 8:30 हो गए क्या? अच्छा कोई नहीं, ये बता करके फिर ये वाला नेक्स्ट क्लास में बताता हूं आपको, ठीक है ना, ये बता के ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ आगे का पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आजा, कंडक्शन समझ क्या है। देख कंडक्शन बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। क्या करने का, देख एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में ही लेते हैं, ठीक है ना। देख कंडक्शन समझ क्या है। कंडक्शन ये है कि एक बॉडी ऐसी है, ठीक है, इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनरली कंडक्टर्स के लिए होता है ना। बाय कंडक्शन लिखा है तो आप इस बात को समझते हो कि ये कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना, कंडक्टर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इंसुलेटेड स्टैंड है ये। क्यों रखा हुआ इंसुलेटेड स्टैंड? ताकि चार्ज नीचे से भाग ना जाए, अर्थिंग ना हो जाए इसकी। समझ पा रहे हो ये बात? समझ पा रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज डाला और नीचे से भाग गया ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक का स्टैंड या रबर का स्टैंड या यहां पे रबर लगा करके इसको इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इमेजिन करना ये जो बॉडी है फिलहाल के लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इसके पास जितना प्लस उतना माइनस होगा अंदर। हमेशा यही समझना बेटा न्यूट्रल का मतलब। यह मत समझना चार्ज नहीं होता, यह गलत बात नहीं बोलने का, गलत बात नहीं बोलते बेटा किसी को। गाली होती है, गाली ना, गाली नहीं देनी इसको। इसको अनचार्ज बोल दिया तो गाली है, इसको न्यूट्रल बोलो, खुश रहता है ये, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, इसके पास जितना प्लस है उतना माइनस है, ठीक। अब इमेजिन करना कि हम इसके बगली बगल यानी इसके एकदम चिपका करके एक गोला और ले आए, ठीक है ना, एक कंडक्टर और ले आए, और वो कंडक्टर पर पहले से पॉजिटिव चार्ज छाया था, वो कंडक्टर पर पहले से पॉजिटिव चार्ज छाया था, ठीक है ना। अब दो काम हो सकते हैं, सुन ध्यान से, दो काम हो सकते हैं। या तो तू इसको छुआ ही दे इससे, थोड़ा तुम पास आओ, और थोड़ा हम पास आए या तो छुआ दो, है ना, या तो छुआ दो दोनों को आपस में, है ना। नहीं तो एक और तरीका भी है, छुआना नहीं चाहते तो एक और तरीका भी है। क्या करने का? बीच में वायर से जोड़ देने का, बीच में वायर से जोड़ देने का। वायर एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, छुआ देना या तार से जोड़ देना बात एक ही है, वो भी तो कंडक्टर ही है वायर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? सवाल यह उठता है कि ठीक है, एक न्यूट्रल भाई था, एक पॉजिटिवली चार्ज भाई था, दोनों को आपस में या तो छुआ दिया या फिर दोनों को तार से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? अब अगला क्या? इसके बाद क्या होगा? सुन, इसके बाद यह होगा कि ये वाली जो बॉडी है ना, ये ए बॉडी नाम देते हैं हम इसको बी बॉडी नाम देते हैं। तो ए बॉडी और बी बॉडी को छुआ लेने के बाद, सेपरेट करने के बाद, ये रहा इनका इंसुलेटेड स्टैंड, ये रहा इसका भी इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है ना। तो क्या होगा, कायदे से समझाता हूं मैं। जब ये दोनों छू लेंगे एक दूसरे को ना बेटा, तो इसके ऊपर भी आधा पॉजिटिव चार्ज लगभग चला जाएगा। अभी के लिए आप इसको आधा समझ लो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल लिए हमने, दोनों जुड़वा लिए। जुड़वा में क्या होता है, आधा चार्ज इसके पास चला जाएगा, आधा बेचारे के पास खुद रह जाएगा, और दोनों ही हो जाएंगे पॉजिटिव समझ गए ना। तो कंडक्शन से क्या होता है, सेम चार्ज आता है। जैसे यहां पर क्या हुआ था, उल्टा आया था ना, इसके पास पॉजिटिव उसके पास नेगेटिव, यहां ऐसा नहीं होता। इस बात को नोट करना आप, हां इंपॉर्टेंट बात है। असर्शन रीजन में ऐसा सवाल बनता है कि भाई ऐसा एक मेथड बता, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, या ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें सेम चार्ज ही आता है। तो सेम चार्ज आता है कंडक्शन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। सेम चार्ज किस में आता है, कंडक्शन में। आपने न्यूट्रल के साथ एक पॉजिटिव बॉडी जोड़ी तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर के यहां आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर तक होना होता, ये आपने ट्रांसफर क्यों कर दिया? मतलब हिंदी में,
पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर होता नहीं, तो आपने पॉजिटिव चार्ज कैसे भेज दिया कहीं पे? ये सवाल आया ना मन में? सच सच बताना, सच सच बताना, सवाल मन में आया कि नहीं आया कि सर ये बॉडी पॉजिटिव थी, कैसे थी वो तो भगवान जाने, लेकिन ठीक है आपने यहां से यहां चार्ज भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज भेज दिया आपने यहां से। आप तो कह रहे थे कि प्रोटॉन कहीं से कहीं जाते नहीं, प्रोटॉन जाने का मतलब तो हिरोशिमा और नागासाकी, तो क्या ये इसका नाम हिरोशिमा है, इसका नाम नागासाकी है? ये मन में सवाल आया ना? पता है मुझे सवाल आएगा, पता है मुझे, और आना चाहिए। एक क्यूरियस बच्चे के मन में सवाल ये आना चाहिए कि सर अभी तो आप कह रहे थे प्लस चार्ज भागता नहीं कहीं, अब आप ये कह रहे हो कि यहां से यहां भाग के चार्ज आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल? बढ़िया, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर मन में आया तो मैं आपको दूसरा केस देता हूं। अब आप दूसरा सिनेरियो सुनो। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, एक वही न्यूट्रल बॉडी अपने पास इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ी, ठीक है, इसके बगल में हम एक ऐसी बॉडी ले आए जो कि नेगेटिव चार्ज वाली है, ठीक, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ी है, और हमने छुआ दी, हमने वायर से जोड़ दी। व्हाट्स नेक्स्ट? क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? अगला क्या? अगला क्या? क्या होगा? बोलो बोलो, क्या सिखाया था मैंने? क्या होगा? क्या होगा? प्रतीक राणा, क्या बात है? क्या बात है? मुझे इसका पहले जवाब दो, क्या होगा? इसका पहले जवाब दो, क्या होगा? जब ए बॉडी बी बॉडी जो कि एक न्यूट्रल थी और एक चार्ज थी नेगेटिव वाली, दोनों को छुआ दिया, तो अब दोनों के पास क्या होगा? हां, आधा आधा चार्ज कायदे से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, है ना? मतलब इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, है ना? सही है ना? अच्छा, तो अब एक बात बताओ, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, हां या ना? हां या ना? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ऐसा ही समझ रहे हो आप? मुझे हां या ना बताओ, मुझे हां या ना बताओ। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, आप यही समझ रहे हो आप? हां या ना? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, यही समझ रहे हो? बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। लेकिन अगर आप यह समझ रहे हो कि यहां से यहां प्रोटॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आप गलत हैं। सर ये क्या कह दिया आपने? सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आओ समझाता हूं। यह बात सही है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, नो डाउट। लेकिन यहां से यहां प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुए, तो सर फिर क्या हुआ है पता है? कोई बता सकता है कि क्या हुआ यहां? यहां क्या हुआ है? ये कैसे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया? इलेक्ट्रॉन तो चलता है, प्रोटॉन तो नहीं चलता है, तो यहां पॉजिटिव कैसे आ गया? प्रोटॉन कैसे चल के यहां से यहां आ गया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या हुआ होगा यहां? क्या हुआ होगा? वहां तो ठीक है, वहां तो सीन पूरा आपको समझ में आया, यहां क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? मैं बताता हूं क्या हुआ होगा, सुन। हुआ यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए अपने। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, और जो इधर इलेक्ट्रॉन गए ना, उन्होंने 4 पॉजिटिव वालों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो 4 यहां पे रह गए, समझ गए? 4 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, ध्यान से समझना इस बात को, मजेदार बात है, बहुत बहुत मजेदार बात है। यहां से यहां 4 इलेक्ट्रॉन गए होंगे जिन्होंने 4 प्लस वालों को न्यूट्रलाइज कर दिया, केवल 4 प्लस रह गए। लेकिन एक बात बताओ, जब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तो क्या यहां पे डेफिशिएंसी पैदा होगी या नहीं होगी? सोचो और बताओ, हां या ना? जब इसने, ये न्यूट्रल था यार, कोई न्यूट्रल चीज अगर होती है और वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो क्या यहां पे डेफिशिएंसी जनरेट होगी या नहीं होगी? क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो 4 प्रोटॉन चौड़े होके घूमेंगे। अब 4 प्रोटॉन चौड़े होके घूम रहे हैं। हाँ भाई, चला गया इलेक्ट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रॉन तो धोखा दे गया भाई हमें। हाँ, चला गया, पड़ोसी को देखा, पड़ोसी के साथ भाग गया यार। हाँ भाई, हाँ, अब तो हम खाली घूम रहे हैं। तो यही वाले हैं वो, यही धोखा खाए प्रोटॉन है, यही धोखा खाए प्रोटॉन है जिनके घरों से इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं। समझ में आया क्या? ये वही धोखा खाए प्रोटॉन है जिनके घरों से इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं। तो ये जो क्रिएट हुआ ना, कह तो ये सकते हैं हम, देखो एक नजर से देखें, बात को समझना, मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। एक नजर से देखें तो ऐसा लगता तो है ना देख करके कि यहां से यहां प्लस चार्ज आया होगा,
यहां से यहां प्लस चार्ज आया होगा। एक नजर से देखें तो ऐसा लगता है ना कि यहां से यहां प्लस चार्ज आया होगा, हाँ या ना? एक नजर से देखें तो ऐसा लगता है ना कि यहां से यहां प्लस चार्ज आया होगा। लेकिन इतनी गहरी सच्चाई, पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स, तो मेरे ही लेक्चर में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है? तो हुआ क्या है, कायदे से मैंने आपको समझाया कि असल में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल के भागे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही भाग सकते हैं भाई, प्रोटॉन के बस की नहीं है। समझो इस चीज को, इस कहानी को आप समझो। प्रोटॉन कहीं से कहीं नहीं जा सकता यार, प्रोटॉन कहीं से कहीं नहीं जा सकता, लेकिन वो बैठा बैठा इलेक्ट्रॉन को बुला तो सकता है, अरे तू आ जा। अरे मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तू तो आ, तू तो आ जा। तो बस यही हुआ है, यही हुआ है। यहां के प्रोटॉनों ने यहां के इलेक्ट्रॉनों को बुला लिया, अरे मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तू तो आ जा। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के गए और इनके घर को भर दिया जाकर के, तो कायदे से ये न्यूट्रलाइज हो गए। बात समझ में आ गई है? अगर ये वाली, ये पीक डिटेलिंग बाय आरडीएक्स समझ में आ गई है तो फायर इमोजी लगाना बनता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आज की जो डीपीपी थी वो आप इजीली कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं है, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा करके वो हो जाएगा। बाकी एक मेथड जो हमारा रह गया उसको हम कल देखेंगे, ठीक है? और इसी के साथ हम लोग कल कूलम्स लॉ को भी पढ़ लेंगे, वेक्टर फॉर्म वाला भी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मजा आया क्या क्लास में आज की? मजा आया क्या? देखो यार, कुछ चीज को समझाना हो, कोई चीज बतानी हो तो समय तो लगता है यार, है ना? टाइम तो लगता है। और मैं सोच रहा हूं कि अभी वाली क्लासेस थोड़ी सी लंबी रखें हम। अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो आप लोग बता देना, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप लोग के एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी अगर कोर्स को अपन ने सही स्पीड पर रखना है तो थोड़ा सा 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा जाएगा। आप मान करके चलो कि 1.25 घंटा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट की क्लास तो रहेगी फिजिक्स की। प्लीज समझिए, 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 इस बात को समझिए, ठीक है? तो यार डीपीपी ट्राई करना, ठीक है? जितने क्वेश्चन बने अच्छी बात है, नहीं बनेंगे सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, सब चीजें हैं, ठीक है? कैसी लगी आज की क्लास यार, प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और इस बात का ध्यान रखना कि आप सोने से पहले रिकॉल करके सोएं, जो कुछ भी पढ़ाया है वो। नहीं सोए बेटा, अगर, है ना, नहीं सोए अगर रिकॉल करके, यानी बिना रिकॉल किए ही अगर आप लोग सो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गड़बड़, ठीक है ना? क्योंकि जितनी चीजें मैं बता देता हूं, जितनी इंफॉर्मेशन मैं क्लास में दे देता हूं, वो माइंड में तभी रिटेन रह पाएगी, वो तभी जमा हो पाएगी दिमाग में जब आप उसको रिकॉल करो। सोने से पहले जब आप उसको एक बार देख करके सो, एक बार पढ़ करके सो, एक बार लिख करके सो, ये करके अगर आप सोते हो तो यकीन मानना अगली क्लास और स्मूथ रहेगी। हमेशा ध्यान रखना, रूल बना लो इस चीज को, इस चीज को अपना रूल बना लो भाई। आखिरी साल है, जान लगानी है तो जान कैसे लगानी है, कहां जान लगानी है? टॉयलेट में जान लगानी है क्या भाई? पेट साफ करने में सुबह सुबह कहां जान लगानी है भाई? ये बता, जान लगाने का क्या मतलब है? जान लगाने का मतलब यह है कि जो चीज समझाई जा रही है, बताई जा रही है, डिसिप्लिन के साथ वो चीज आप करो। कहना मानो तो कहना मान मेरे भाई, कहना मान मेरी बहन, कि सोने से पहले जो चीज पढ़ा दी गई है वो रिकॉल करके सो, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास के अंदर, कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।